पेपर स्टार्ट करते हैं। CAPF 2019 का है, सेट ए है। इसके अंदर वही यूजुअल जैसे करते आए हैं, हिंदी के क्वेश्चंस और इंग्लिश के क्वेश्चंस। सबसे पहले पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल आता है 76। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कौन से आर्टिकल के अंदर आता है और कौन अपॉइंट कर रहा है, और भी सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट्स क्या है। ही शैल हैव द राइट टू स्पीक इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उनके पास राइट होता है कि जो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है यानी लोकसभा और राज्यसभा है उसके अंदर वो अपनी बात को रख सकें, तो ये चीज़ सही है। फिर पूछा है हमसे, पूछा है, देखो पहले तो ये देख लेना क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। ही शैल हैव अ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। उसके पास ये बात है, उसके पास उनके पास ये अधिकार होता है कि वो जाके किसी भी कोर्ट के अंदर एज अ ऑडियंस बैठ सकते हैं। एज अ ऑडियंस मतलब क्या क्या जजमेंट हो रहा है या फिर क्या कैसी प्रोसीडिंग चल रही है उसके बारे में जाके वो किसी भी कोर्ट के अंदर बैठ सकते हैं जहाँ पे अंडर हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़ के अंदर। उसके बाद बोला ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनकी क्वालिफिकेशन ये सबको पता है कि इक्वल्स टू होनी चाहिए किसके? सुप्रीम कोर्ट के जज के। अब बोला है कि ही इज़ होल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट। होल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होते वो, होल टाइम के लिए नहीं होते, टेम्प्रेरी जब तक गवर्नमेंट उनको सेलेक्ट करती है परमानेंट पीरियड के लिए। जब उन्हें किसी लॉ से रिलेटेड किसी भी चीज़ को डील करना होता है तब अटॉर्नी जनरल आते हैं। और दूसरी बात होती है कि इनकी गवर्नमेंट भी इनको एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रीट नहीं करा जाता, और ये जब तक रहते हैं जब तक कोई भी जो गवर्नमेंट है वो सस्टेन कर रही है, और जैसे ही गवर्नमेंट खत्म हो जाती है इनका भी टेन्योर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी, क्योंकि डी वाला करेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द लेजिस्लेचर। अब देखो यहाँ पे जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है ना, इसके बारे में अगर कहा जाए तो सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे कितने जाते हैं, कितने टाइप्स के पूछे जाते हैं। 4 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है स्टार्ड, दूसरा होता है अनस्टार, तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस जिसके बारे में अभी हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। उसके बाद एक और होता है क्वेश्चंस एड्रेस टू द प्राइवेट मेंबर्स। प्राइवेट मेंबर्स कौन से होते हैं? जो मेंबर्स मिनिस्टर नहीं होते, उसको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम प्राइवेट मेंबर्स। तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चंस पार्लियामेंट के अंदर पूछे जाते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस और क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर्स। अब देखो यहाँ पे हमसे शॉर्ट नोटिस के बारे में पूछा गया है कि शॉर्ट नोटिस के बारे में पूछा गया है, तो इसमें हमें बोला गया है कि जो शॉर्ट नोटिस होता है इज अ मैटर ऑफ द अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड कैन बी आस्क्ड फॉर ओरल क्वेश्चन एट अ नोटिस ऑफ द लेस देन 10 days। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये चीज़ सही है, क्योंकि जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है ना, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि नोटिस देना होता है 10 दिन से कम समय, बहुत ज़्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर आ गया तो उसके लिए आप शॉर्ट नोटिस के लिए क्वेश्चन ला सकते हैं, शॉर्ट नोटिस में क्वेश्चन ला सकते हैं। उसके अंदर आपको सिर्फ 10 दिन मतलब 10 दिन से कम समय आप दे सकते हैं नोटिस कि हमें इस बारे में क्वेश्चन पूछना है, और उसके बाद जब सेशन होगा तो आप पूछ सकते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कैन बी एडमिसिबल बाय इफ़ द मिनिस्टर कंसर्न एग्री टू आंसर इट। ऑब्वियसली बात है, जब मिनिस्टर जो एग्री है उससे आंसर करने के लिए तभी उसको हम ले सकते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आर आस्क्ड ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर, ये चीज़ गलत है कि क्वेश्चन आवर की बात वो कभी भी पूछा जा सकता है बाद में भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, बी थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। अब नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है। 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 10th शेड्यूल क्या है? 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ, 1952 के अंदर आया था, और उसके अंदर क्या है कि कैसे किसी भी MP और MLA को है कैसे डिस्क्वालीफाइड करते हैं उसके बारे में 10th शेड्यूल बात करता है हमारे पास, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। अब हमसे ये पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। अब सबसे पहले बोला है द स्टेटमेंट द शेड्यूल लेज डाउन दैट द इलेक्टेड मेंबर मे बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ऑब्वियसली बात है, 10 शेड्यूल यही कह रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ कि उनको डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है कि ऑन द मतलब ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अब देखो नॉट है तो ये वाला तो अपना आंसर होगा नहीं, फर्स्ट मैंने सही कर दिया क्योंकि ये करेक्ट क्वेश्चन है। डिस्क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट है, सॉरी, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर। ऑब्वियसली बात है, पहले स्प्लिट और मर्जर दोनों का केस था लेकिन स्प्लिट को हटा दिया गया था, और जो मर्जर है वो 2/3 से अगर मर्जर हो रहा है तो वो चीज़ डिफेक्शन का केस नहीं कहलाएगा। केस ऑफ डिस्प्यूट्स आर डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द हाउस कंसर्न। ऑब्वियसली बात है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना उसने स्पीकर को इतना पावर दे दिया है कि ये स्पीकर के पास पावर होता है कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ
जब भी आए तो उसको डिसाइड, उसका मैटर जो है वो कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर डिसाइड करेगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द फाइनल आर्बिट्रेटर जो होता है वो स्पीकर होता है और चेयरमैन होता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज़ गलत है। तो हमसे ये पूछा था कि कौन सा गलत है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन में डी। अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आपको मैच करना है, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। वैसे तो स्टेट लिस्ट और ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा तुक्का बढ़ा के इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो कंकरेंट लिस्ट के अंदर लीगल और मेडिकल अदर प्रोफेशन कंकरेंट है, यानी दोनों स्टेट के पास भी पावर है और सेंटर के पास भी। यूनियन में सिटीजनशिप, अपन सबको पता है कि सिटीजनशिप यूनियन के पास है क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप है। न्यूट्रलाइजेशन भी इसी का पार्ट है। और एलियंस, कौन डिसाइड करेगा कि एलियन कंट्रीज कौन सी हैं? एलियन कंट्रीज नहीं, एक्चुअली एलियन पर्सनस होते हैं जो उस कंट्री को पर्टिकुलरली बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर यूनियन लिस्ट का ये भी सही है और स्टेट लिस्ट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन ये भी सही है। तो इसका 1 2 3 4 दोनों ही सही, तीनों ही सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अपन ने यहाँ कर रखा है। सबसे पहले एक चीज़ समझो, यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हमें बताना है, ठीक है, वो तो हम बता देंगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बात करिए, बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, साइटोप्लाज्मा के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया और वायरस के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो अब हमें ये पहले तो पता होना चाहिए कि वायरस के अंदर क्या चीज़ होती है और क्या चीज़ नहीं होती। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर हम ये चीज़ को रीड करते हैं तो देखो बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंगल सेल्ड होते हैं जिनके दैट डिस्प्ले ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको कौन डिस्प्ले करता है, बैक्टीरिया डिस्प्ले कर रहे होते हैं। बैक्टीरियल सेल कंटेन ऑर्गेनल्स एंड डीएनए दैट आर इमर्स्ड विद इन द साइटोप्लाज्मा एंड सराउंडेड बाय अ सेल वॉल। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो बैक्टीरिया मटीरियल्स होते हैं वो ऑर्गेनल्स और उनका जो डीएनए होता है वो किसके अंदर कंटेन करते हैं, साइटोप्लाज्मा के। और साइटोप्लाज्मा किससे सराउंडेड होता है, सेल वॉल से, ताकि वो उस बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर ना निकले, ठीक है। दिस ऑर्गेनल्स परफॉर्म वाइटल फंक्शंस दैट एनेबल बैक्टीरिया टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड टू रिप्रोड्यूस। ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये क्या करते हैं, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ताकि वो अपने एनवायरनमेंट से एनर्जी ले सके और वापस से उसको रिप्रोड्यूस कर सके। टू आवर बॉडी सम बैक्टीरिया हेल्प टू कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम इन वर्किंग ऑर्डर। देखो ये वाली चीज़ सबको पता है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमें हार्मफुल पहुंचाते हैं। तो ये चीज़ छोड़ो, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं वायरस। वायरस के बारे में पूछा गया है। तो जो वायरस है ना, वायरस एक सिंपली डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल है पैक्ड इनसाइड ऑफ अ प्रोटीन कोटिंग। जो वायरस होता है ना ये फुल सेल ही नहीं होता, इसमें सिर्फ डीएनए और आरएनए मटेरियल होता है जिसके अंदर प्रोटीन की कोटिंग के अंदर ये होता है। दे नीड टू यूज अनदर सेल स्ट्रक्चर टू रिप्रोड्यूस। अब देखो वायरस के बारे में एक बात बताती हूँ। कोरोना वायरस आया था, अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी तो कोरोना वायरस की कोई भी मेडिसिन नहीं थी। बेसिकली वो क्या दे रहे थे, वैक्सीनाइजेशन हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि जो वायरस होता है ना, वायरस जो होता है ना वो खुद को मतलब वो खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता होता है। तो उसको क्या चाहिए होता है कि हमेशा एक होस्ट सेल चाहिए होता है जिसमें वो जाके लिविंग बॉडी चाहिए होती है जिसके अंदर वो जाके खुद रिप्रोड्यूस कर सके। तो जैसे ही कोई भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो वो अपने आप को रिप्रोड्यूस, क्योंकि वो हमारी लिविंग सेल के अंदर आ गया है और बॉडी के अंदर फिर आते ही वो अपने आप को क्या करने लग जाता है, रिप्रोड्यूस करने लग जाता है। इसलिए जो वायरस होते हैं उनकी जनरली मेडिसिन नहीं होती, उनकी वैक्सीन ही होती हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिन पे एंटीबायोटिक्स काम कर जाते हैं, लेकिन सारे जो वायरस होते हैं उन पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब देख लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बैक्टीरिया कंटेन साइटोप्लाज्मा, हाँ हमें पता चल गया, क्योंकि जो बैक्टीरिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो किसके अंदर रहते हैं, साइटोप्लाज्मा। और जो साइटोप्लाज्मा वो किससे कवर रहता है, सेल वॉल से। वायरस डू नॉट, ये बात सही है क्योंकि वायरस के पास सिर्फ प्रोटीन सिर्फ डीएनए और आरएनए मटेरियल है जो कि एक प्रोटीन कोटिंग के अंदर है। तो इसका आंसर क्या है, ए एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो अब ये चीज़ छोड़ते हैं यहाँ से, अब आगे चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन एक और है, चलो ये फिफ्थ क्वेश्चन अपना हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द मीडियम सराउंडेड द सेल हैज़ अ हायर कंसंट्रेशन दैन द सेल। अब यार ये तो बहुत ही सिंपल आंसर है, किसी में भी हायर कंसंट्रेशन होगी और किसी के अंदर भी लोअर कंसंट्रेशन होगी तो क्या होगा कि जो हायर कंसंट्रेशन होगी उससे वो लोअर कंसंट्रेशन के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि जो सेल है, जो हमारे पास यहाँ पे सेल है वो क्या बोला है कि व्हाट विल बी हैपन इफ़ द मीडियम सराउंडिंग जो सेल कर रहा है वो हायर कंसंट्रेशन का है देन द सेल। तो जो मीडियम कंसंट्रेशन से है सेल, मतलब यहाँ पे हायर, ये सेल है और इसके पास यहाँ पे एकदम हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है।
ये क्वेश्चन पूछा है, तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इसका अगर हमें आंसर चाहिए होगा तो ये बताओ, हायर से क्या होता है, लोअर के अंदर चला जाता है, तो सिंपली क्या होगा, द सेल विल लूज वाटर। हायर से यहाँ पे क्या चला जाएगा, लोअर, जो जितनी भी कंसंट्रेशन है वो सारी सेल से अब्जॉर्ब कर लेगा। इनफ बोल रही हूँ। रफ इंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स टू द सरफेस। इसका आंसर राइबोसोम्स है। अब देखो हमसे यहाँ पर पूछा गया है, मैंने इसका क्योंकि ये डायग्राम भी लगा रखा है, मैं समझा देती हूँ। हमसे पूछा गया है कि जो रफ इंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम होता है वो जो ना अंडर, अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो वो बहुत ज़्यादा रफ सरफेस होता है। ऐसा क्यों होता है, उसका जो सरफेस है वो रफ क्यों दिखता है? तो इसका जो आंसर है, देखो इंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम, पहली बात तो थोड़ा सा इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं कि इंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम क्या होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है मेंबर्स का, मैम्ब्रीन सराउंडेड स्ट्रक्चर विच रन्स थ्रू द साइटोप्लाज्मा। इंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्मा के अंदर होता है। ये एक नेटवर्क होता है मैम्ब्रीन बाउंडेड स्ट्रक्चर का, ठीक है। विद इन द फ्लोट्स ऑफ द इंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम मैम्ब्रेन वी फाइंड स्पेसेस कॉल्ड सिस्टम्स। ये सब छोड़ो, ये सब अपना मतलब का नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो ये है कि जो इंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। तो जो रफ होता है ना, रफ अपीयरेंस किसके होता है, क्योंकि ये लाइन विथ राइबोसोम्स होता है, ठीक है, इसलिए उसको रफ कहते हैं। और ये किसका, इन द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है वहाँ पे रफ इंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम होता है। और रफ होता है सरफेस, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट क्या होता है, राइबोसोम्स होता है। जैसे ही हम स्मूथ की बात करते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम की बात करते हैं, तो वहाँ पे कोई भी राइबोसोम्स नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, स्मूथ इन अपीयरेंस होते हैं और हेल्प्स इन द लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। जो स्मूथ होते हैं वो किसके लिए हेल्प करते हैं, हमें लिपिड के लिए और स्टेरॉइड के सिंथेसिस के लिए। फंक्शंस दे रखे हैं इसके अंदर कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्ट केमिकल करता है सेल और विद इन द सेल, सेल के अंदर और सेल के बाहर से, ठीक है। ये साइड होती है प्रोटीन सिंथेसिस की और एंजाइम्स की सिंथेसिस की, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द लाइबोसोम्स होता है, हेल्प करते हैं ये गोल्गी बॉडीज को और हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द लाइबोसोम्स। तो ये इंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम के बारे में बता दिया। सबसे पहले तो देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि इंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम क्या होता है, एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर बाउंड करते हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं, एक तो रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ के अंदर राइबोसोम्स होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वहाँ पाया जाता है। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम होता है उसमें कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते और ये स्मूथ अपीयरेंस में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है। और ये किसमें हेल्प करता है, लिपिड और स्टेरॉइड के सिंथेसिस के अंदर। फिर उसके अंदर हमसे पूछा गया है कि फंक्शन बताने हैं इंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम के। तो जब हम फंक्शंस की बात करेंगे तो फंक्शन में इन्होंने बोला कि ट्रांसफर, ये इंटर सर्कुलर और इंटर सर्कुलर ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल के, इनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट किसको करते हैं, केमिकल्स को विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल, मतलब खुद सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, ठीक है, बिटवीन दोनों सेल के भी, दो सेल के बीच में और सेल के अंदर भी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि प्रोटीन सिंथेसाइज और एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं और जो कि हेल्प करता है गोल्गी बॉडीज को फॉर्म होने में और फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स को, ठीक है। अब हमें आंसर तो पहले मिल गया था कि रफ में क्या होता है, राइबोसोम्स। अब ये वाला आंसर, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, 7th भी हो गया। अब देन 8 पे आते हैं। द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स इन अ प्लांट इज ड्यू टू, चलो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आगे देखेंगे क्योंकि बस 9th बचा है, फिर 10th भी, 10th 11th अपन को सारे ही आगे देखने हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इन अ प्लांट द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाय, इन द प्लांट सेल्स के, इन द प्लांट सेल्स द टर्जिडिटी एंड द रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाय, जो इसका आंसर है वो है वैक्यूल्स फॉर्म फुल ऑफ द सेल सैप। जो वैक्यूल्स होते हैं, जो सेल सैप्स उसके अंदर भरा हुआ होता है, वो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, किसको, प्लांट सेल को। तो ये वाला भी हो गया। अब हम देख लेते हैं 8th वाला क्वेश्चन और हमारा 9th 10th 11th, ठीक है। अब ये वाला तो हमारा हो गया है, ये हो गया है हमारा 8th, ये रहा 8th। द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स इज इन प्लांट ड्यू टू। अब हमसे ये चीज़ पूछी गई है कि जो इंक्रीज होती है लेंथ स्टेम की और रूट की, जो जड़ें और जो तना होता है वो बढ़ता है, वो किस कारण से बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास ऑप्शंस थे वो सारे दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखो, वैसे तो इसका आंसर ये हमारे पास सी है, एपिकल मेरिस्टेम। और मैं इसका वो बता देती हूँ, पहले ये समझ लो लेटरल क्या होते हैं। ये एपिकल होता है, ये इंटर सेलरी होता है और ये लेटरल मेरिस्टेम होता है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं, द ग्रोथ ऑफ इट प्रेजेंट बोथ साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। जो उसका तना का जो चौड़ाई होती है वो किसके कारण बढ़ती है, लैटरल के कारण बढ़ती है। फिर इंटरसेलरी, तो इसके ये प्रेजेंट होता है सम प्लांट्स में और लोकेटेड नियर द नोड्स, इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द लीव्स एंड इंटर नोड्स। ये किस लिए हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कि जो
ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो नोट्स होती हैं प्लांट्स की वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये लीफ को बढ़ने में और जो उनकी इंटर नोट्स होती हैं उनको बढ़ने में मदद करता है। फिर एपिकल जो होता है ये प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप्स, स्टेम, रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ एंड स्टेम ऑफ द रूट्स, लेंथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ये इंक्रीज करने में मदद करता है, किसकी, लेंथ की इंक्रीज करता है, रूट्स की और स्टेम की लेंथ को। तो ये चीज़ समझ में आ गया। सेकेंडरी ग्रोथ तो एक बार प्लांट की ग्रोथ हो गई, फिर सेकेंडरी ग्रोथ तो ब्रांचेस निकलना होता है धीरे धीरे, तो ये तो नहीं होगा। तो लेटरल समझ में आ गया, इंटर सेलरी समझ में आ गया, इंटर कैलरी। देखो सबसे पहले लेटरल तो कहाँ पर होता है, जो कि चौड़ाई में मदद करता है। ये इंटर, ये नोट्स भी प्रेजेंट होता है, और ये लीव्स के लिए बढ़ने में मदद करता है। और एपिकल कहाँ पे मदद करता है अपनी, रूट्स के अंदर और स्टेम के अंदर। तो ये वाला हो गया। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इन अ प्रोडक्शन function which is more and more unit of the variable factor are used, holding the quantities of a fixed factor constant, a point is reached beyond the। अब देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, इस पे ना 2 क्वेश्चन है शायद इसी पेपर में है, क्योंकि मैंने इस पे पढ़ रखा है। एक सेकेंड, ये 9th क्वेश्चन करा था ना अपन ने, 1 मिनट, 8th अपना हो गया, 9th हो गया, 10th बचा है। पॉलेंस आर प्रोड्यूस्ड इन, पॉलेंस कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ये वाला क्वेश्चन बचा है। तो 1 मिनट, इसके लिए मैंने कुछ लगा रखा है क्या, ये रहा लगा रखा है। पॉलेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंथर के अंदर होते हैं। पॉलन का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, एंथर के अंदर होता है। इन प्लांट द टर्म कोरोला रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ द पेटल्स दैट स्ट्रांगली डिस्प्ले कलर एंड इनसर्कल द स्टैमेन एंड कार्पेल, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। कोरोला क्या होता है, ये एक ऐसा पार्ट होता है जो कि कलेक्शन होता है पेटल्स का, जो कि उसका जो कलर बताता है फ्लावर का, और जो स्टैमेन और कार्पेल होते हैं उसको ढक के रखता है, ठीक है। और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसका, फ्लावर का। अब उसके बाद देखो, मैंने नहीं लिखा क्या, चलो मैं बता दूंगी कि ये सब चीज़ें क्या होती है। अब जब हम एंथर की बात करते हैं, तो एंथर जो होता है प्रोड्यूस बाय द एंथर ऑफ द स्टैमेन इन द फ्लावर, ये चीज़ क्या होती है। अब उसके बाद मैं आपको एंथर बता देती हूँ। एंथर जो होता है, एंथर, ये चल नहीं रहा, एंथर क्या होता है, एंथर प्रोड्यूस मेल sex cell and has a pollen producing structure in the end, मैं पहले ये सारे करवा देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी इसका क्या क्या डायग्राम के अंदर की क्या चीज़ है। स्टिग्मा जो होता है ये टॉप ऑफ द फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट, और पिस्टिल वेयर पॉलन जर्मिनेट होता है, ठीक है। अंदर समझ में आ गया। एक मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स सेल होता है जहाँ पे पॉलन जो होते हैं वो अपना स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। स्टिग्मा जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल के अंदर, और ये यहाँ पे जहाँ पे पॉलन्स जो होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं। और जो स्टाइल होता है ना, स्टाइल क्या होता है, लोकेटेड एट द, मैं इसके लिए कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखते हैं, चलो, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ फ्लावर, act as a buffer against pollen contamination, ठीक है। पॉलन कंटामिनेशन मतलब एक दूसरे से मिलना, मतलब अलग करके रखता है एज अ बैरियर, ये एक तरह से काम कर रहा होता है। और compatible pollen is able to grow a pollen tube,
पॉलन ट्यूब। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। एक बार मैं वापस से बता देती हूँ, मैंने क्योंकि बहुत गौच पौच में लिखते हैं और मैं लिखने में ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैं पहले ही लिख दूँ। देखो, सबसे पहले कोरोला की बात करते हैं। ये कलर देता है, उसके जो पेटल्स होते हैं और ये जो उसका मेन पार्ट होता है जो स्टेमन और कार्पेल होता है उसको कवर करके रखता है। ठीक है, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर्स के। स्टाइल जो होता है, स्टाइल एक बफर की तरह एक्ट करता है पॉलन के कंटेमिनेशन में। और एक ऐसा पार्ट है जो जहाँ पे पॉलन ट्यूब जो होती है वो ग्रो करती है। स्टिग्मा क्या होता है, जो फीमेल पार्ट होता है ये पिस्टिल के अंदर होता है और यहाँ पे जो होता है पॉलन जर्मिनेट होता है। और अंतर क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स सेल होता है ऐसा समझ लो। और जहाँ पे जो पॉलन की प्रोडक्टिविटी स्ट्रक्चर एज अ पॉलन प्रोडक्टिविटी स्ट्रक्चर होता है इसका एंड के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका डायग्राम भी देख लो, डायग्राम देख लो इसका। सबसे पहले हमें ये ओवरी हो गई, यहाँ पे ये स्टाइल हो गया, ये एक पॉलन ट्यूब होती है। ठीक है, जो डिफरेंशिएट करके रखती है उसको, अलग अलग करके रखती है, मतलब पॉलन जो ग्रेन्स होते हैं, पॉलन्स होते हैं, उनकी कंटामिनेशन को बचा के रखती है कि इसके अंदर ये रिप्रोडक्शन हो जाए, बाहर के एनवायरनमेंट से इसमें कंटामिनेशन नहीं आए। और यहाँ पे जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा क्या पढ़ा था हमने, स्टिग्मा जो होता है फीमेल का पार्ट होता है जहाँ पे पॉलन जर्मिनेट होता है। देखो ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, इसमें पॉलन का जर्मिनेशन हो रहा है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि एंथर कहाँ पे, एंथर क्या होता है, मेल सेक्स पार्ट होता है। यही चीज़ पढ़ी थी, ये मेल सेक्स पार्ट होता है और ये रिप्रोडक्टिव, ये जो होता है मेल सेक्स पार्ट होता है। और ये ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, एंड ऑफ द स्ट्रक्चर, यहाँ पे एंथर एंड ऑफ द स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होता है। ये फिलामेंट्स है और ये पेटल्स तो उसकी जो लेयर, मतलब जो उसकी पत्तियाँ होती है उसको पेटल्स या फिर कोरोला बोलते हैं, जो उसको क्या देते हैं, कलर। और ये क्या करते हैं, ये कहाँ पे गया, और ये क्या करते हैं, उसको कवर करके रखते हैं। ठीक है, 11th question, according to the law of the diminishing return in our prediction function, when more and more units of the variable factor are used holding the quantities of a fixed factor constant, a point is reached beyond which। अब देखो इस चीज को, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स क्या होता है और द लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रॉपर्टीज क्या होता है। दो लॉ की बात हो रही है। एक तो देखो यहाँ पे बोला है द लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न इन प्रोडक्शन फंक्शंस वेयर फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि द लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन वाली बात भी हो रही है, क्योंकि उसमें एक फैक्टर जो होता है वो फिक्स कर दिया जाता है। अब सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न की समझते हैं। देखो एक चीज़ कैसे समझाऊँ आप लोगों को। सपोज एक कंपनी है जो कि किसका काम कर रही है, बिस्किट फैक्ट्री है। उनका जो टोटल प्रोडक्ट बना रहे हैं वो 1000 प्रोडक्ट बना रहे हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, 10,000 प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एक दिन के अंदर। अब यहाँ पे वर्कर कितने काम कर रहे हैं, 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये 10 वर्कर्स का काम बिस्किट बनाने का नहीं है, इनका काम जो है वो असेंबल करने का काम है। असेंबल करने का इन द सेंस कि मशीन्स को चेक करना वगैरह वगैरह करना, कि क्योंकि जो बिस्किट बनाने का काम है वो सारा काम बस ये मटेरियल ऐड कर देते हैं, जितना क्वांटिटी चाहिए होता है मशीन के अंदर, मशीन ही उसको बनाती है, उसमें सॉल्यूशंस वगैरह डालती जाती है, कितनी क्वांटिटी इसमें कितना चाहिए, और उसको बेक करती रहती है, मशीन ही खुद करती रहती है। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या करा कि काम को थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के लिए, इनका लोड घटाने के लिए 10 मेंबर्स को आउट कर दिया, तो 20 मेंबर्स होगा। एफिशिएंसी बढ़ी तो इनका जो प्रोडक्शन हो गया वो 20,000 हो गया बिस्किट पर डे का। लेकिन अब इन्होंने 30 और यूज़ कर दिए, 30 और वर्कर्स ऐड कर दिए। 30 वर्कर्स तो जो ऐड करे इन्होंने, तो इनका जो मतलब जो प्रोडक्शन था वो अप्रॉक्सीमेटली 23 ही बढ़ा। फिर इन्होंने 10 और ऐड कर दिए, तो अब इनका बढ़ा सिर्फ 25 ही बढ़ा। देखो पहले तो ये 20 से बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे 3 से बढ़ा, और फिर यहाँ पे फैक्टर 2 से बढ़ा, सिर्फ 2000 ज़्यादा हुए, यहाँ पे 3000 ज़्यादा हुए, लेकिन यहाँ पे 10,000 ज़्यादा हुए। तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स क्या कहता है, ये कहता है कि आप एक कॉन्स्टेंट फैक्टर के बाद आप कितना भी अपनी चीज़ों को इंक्रीज़ करो, इनपुट को इंक्रीज़ करो, जो आपका आउटपुट है पहले तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन उसके बाद एक सर्टन फैक्टर, एक सर्टन लिमिट आ जाएगी जब वो डिक्रीज़ होने लग जाएगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू योर इनपुट। जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ा रहे हो तो आपका आउटपुट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये तब तक ही होता है जब तक उसने अपना ऑप्टिमल लेवल जो होता है वो रीच नहीं करा होता है। अदरवाइज जो होता है कि उसका जो प्रोडक्ट होता है, आउटपुट होता है, वो डिक्रीज होने लग जाता है एक ऑप्टिमल लेवल के बाद। अब देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, इसका मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल आपने ना बिस्किट बना रहे हो, बिस्किट की फैक्ट्री के अंदर बिस्किट बना रहे हो। अब आपने बिस्किट बनाते वक्त आपने क्या करा, मशीन ऐड कर दी, 2-3 नई मशीन इनोवेशंस हुए कुछ, तो आपने 2-3 मशीन ऐड कर दी। आपने क्वांटिटीज़ के अंदर कैशू नट्स डालने लग गए, बादाम डालने लग गए, काजू डालने लग गए, किशमिश डालने लग गए, यानी चॉकलेट
चॉकलेट डालने लग गए, कैश्यू डालने लग गए, आप बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड करने लग गए। आपने उसके लिए जो शुगर की क्वांटिटी थी वो भी इंक्रीज़ करी, शुगर फ्री बनाना शुरू करा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने ऐड करी। आपने ये सारी चीज़ें ऐड करी तो आपकी प्रोडक्शन वगैरह में चेंज होगा। लेकिन अब सपोज़ ऐसा मानते हैं, एक चीज़ मानते हैं कि जो सारे जो जितने भी इनपुट्स हैं आपने उन सबको फिक्स कर दिया मतलब आपके पास जो मशीन थी वो आपने रखी, काजू की, चॉकलेट्स की, जो भी आपको बनाने थे, वैराइटीज़ बनानी थी, आपने उसकी भी क्वांटिटी फिक्स रखी। आपके पास जो लैंड है, आपके पास वो लैंड भी फिक्स है। लेकिन सपोज़ आपने जो वेरिएबल्स में ये सारी चीज़ें आपने फिक्स कर दी, लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें थी, मतलब ये सारी हो गई, बाकी सारी में जैसे जो वर्कर्स काम करने वाले हैं आपने उसको वेरी करा। यानी द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ऐसा कहता है कि जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ एक फैक्टर को वेरिएबल रखते हैं और बाकी जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ पे फिक्स कर दिया, फिक्स कर देते हैं। हम वेरी किसको कर रहे हैं, जैसे एक ही फैक्टर को कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही चीज़ होती है कि आपका जो इनपुट है, आप जैसे जैसे वर्कर्स बढ़ाते जाओगे तो आपका जो आउटपुट आने वाला है वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी बहुत ज़्यादा आए। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है और हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इस लॉ के अकॉर्डिंग में जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, जब मोर और मोर यूनिट्स हम किसी भी वेरिएबल की बनाते जाते हैं, यूज़ करते जाते हैं, तो जो क्वांटिटी होती है फिक्स फैक्टर की वो कांस्टेंट रहती है। तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जो मैंने बताया था, उसके बाद क्या होता है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होने लग जाता है, डिमिनिश होने लग जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, तो हम वो देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर हमें ना थोड़ा सा कुछ पहले टर्म्स को समझेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया है कि द एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म आर परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे कुछ दो वर्ड्स आ रहे हैं जो हमें जिस चीज़ जिसे हमें समझना है। एक तो आ रहा है एवरेज रेवेन्यू, दूसरा आ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है मतलब कितना प्रॉफिट हुआ उसे पर यूनिट आइटम। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने 10 रुपये की कोई चीज़ बनाई, सॉरी 10 रुपये की नहीं, आप समझ लो किसी इंसान ने 10 आइटम बनाए। ठीक है, 10 आइटम बनाए, उसको बनाने में उसको रुपीज़ कितने लगे, एक आइटम को बनाने में उसे रुपीज़ कितने लग रहे थे, 10 रुपये लग रहे थे, तो उसको 100 रुपये टोटल कॉस्ट पड़ी उसकी। ठीक है, अब इन 10 आइटम को उसने कितने रुपए में बेचा, 50 रुपये में बेचा। जब उसने 50 रुपये के अंदर बेचा तो इसमें कितनी कॉस्ट हुई उसे, 500 रुपये की। अब उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है पर यूनिट, 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब 40 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है एवरेज पर यूनिट सेल करने का, वो चीज़ क्या कहलाती है, उसका एवरेज रेवेन्यू। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि जब उसे एक और सिंगल आइटम बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, यानी 10 प्लस अगर उसे एक और 11 आइटम बनाना है प्लस करके 1, तो उसके लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब देखो, अब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स आर परफेक्टली इलास्टिक। देखो, ये चीज़ एकदम सही है। क्यों सही है, क्योंकि मतलब जब कंपटीशन होता है ना, तो जब कंपटीशन होता है ना, तो कंपटीशन से फेयर प्राइजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप बात करोगे किसी भी कंपनी की, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात कर लेते हैं टेलीकॉम के अंदर, फ़ोन टेलीकॉम्स के अंदर बात कर लो कि जियो है, BSNL है। ठीक है, जियो है, BSNL है, एयरटेल है, वोडाफोन है, बहुत सारी कंपनीज है। सपोज़ अगर यहाँ पे मार्केट में सिर्फ जियो होता तो जियो की सुप्रीमेसी होती, जियो जो चाहता जितने प्राइस बढ़ाता वो बढ़ाता। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है, जितना कॉम्पिटिशन होता है तो ये इन दोनों का जो कर्व आता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो वेरी करती रहती हैं। ठीक है, अब दूसरा बोला है कि द मार्जिनल कर्व ऑफ अ मोनोपोली फर्म इज़ अबाउ इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व। ये चीज़ गलत है। मोनोपोली मतलब मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि यहाँ पे सिर्फ जियो ही जियो है, तो जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ना वो हमेशा नेगेटिव आएगा। एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए उसको नेगेटिव पैसे, मतलब उसकी जो कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा लगेगी एज़ कम्पेयर टू जो वो एवरेज बना रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमसे पूछा है नॉट करेक्ट में ये आंसर आएगा। अब पूछा है नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट में, इन द लॉन्ग रन अ कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। ये बात सही है कि जब कंपटीशन रहता है ना, तो जब आप बहुत सालों की बात करते हो तो उनको जो जितना एवरेज प्रॉफिट होना, देखो ऐसा हो गया कि जैसे 10 साल उनके लिए जियो ने ज़्यादा पैसे कमा लिए, उससे पहले 10 साल पहले BSNL ने पैसे कमाए थे, फिर उसके पहले जब एयरटेल आया था, वोडाफोन आया था, हच
का वो था, तो उस टाइम पे वोडाफोन और एयरटेल चल रहे थे। तो एक एवरेज प्रॉफिट आप जब उनको एक लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्यूरेशन के लिए देखोगे, तो जो उनका कॉम्पिटिटिव कंपटीशन चल रहा है उसके अंदर जो एवरेज प्रॉफिट आता है ना, वो नॉर्मल आता है, मतलब सबका इक्वली आता है, अगर फेयर मोनोपोली है, फेयर कॉम्पिटिशन है मार्केट के अंदर तो, ठीक है। तो ये चीज़ सही है। उसके बाद हमसे पूछा गया इन इक्विलिब्रियम द मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ द मोनोपोली फर्म में बी राइजिंग, फॉलोइंग और कांस्टेंट। सही बात है कि जब भी इक्विलिब्रियम रहेगा, कांस्टेंट कंडीशंस रहेंगी, तो जो मार्जिनल कॉस्ट है मोनोपोली फर्म की, वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और ज़्यादा कांस्टेंट भी रह सकती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। रेवेन्यू जनरेटेड पर यूनिट आउटपुट सोल्ड, एवरेज रेवेन्यू बोला जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, कब? बिलो द एवरेज रेवेन्यू कर्व, कब? जब मोनोपली होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है प्राइस विल इनएविटेबली फॉल व्हेन द इकोनॉमिक प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन अट्रैक्ट कॉम्पिटिटर फर्म और कंटिन्यू until long run equilibrium is reached. In a long run, all firms earn normal profit. Equilibrium under monopoly can occur whenever marginal costs are rising, falling and constant. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब उसके बाद हमारे पास 11th हो गया है, 12th हो गया है, 13th क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन क्या बोला है? जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड मीन्स, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी होती है डिमांड की, उसका क्या मतलब होता है? डिमांड डज नॉट चेंज वन एवर द प्राइस चेंजेस। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैसे समझाऊँ इसका कोई एग्जाम्पल, जैसे 10 लोग हैं कहीं पे रह रहे हैं, ठीक है, एक होटल के अंदर है या फिर कहीं पे भी है, सपोज 10 लोग ही हैं। अब आप अगर उनको कोई जूस सर्व कर रहे हो, आप उसको जूस सर्व कर रहे हो, तो अगर आपने इसकी 5 यूनिट रखी, 5 रुपये इसके प्राइस रखा, तो 10 लोग हैं पीने वाले, तब भी 10 रहेगा। आपने इसका 50 कर दिया, तो अगर 10 को रिक्वायरमेंट है, सपोज 10 को जूस चाहिए ही चाहिए, तो भी अगर आप इसकी 50 भी कर दोगे तो वो 10 ही रहेगी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ज़ीरो जब कहते हैं कि जब उसकी डिमांड होती है, डिमांड के अनुसार उसका जो प्राइस है उसमें चेंज नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। 13 के अंदर बोल रखी है जीरो प्राइस इलास्टिसिटी का एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने कि एग्जाम्पल ऑफ द सच गुड्स आर वाटर, गैस एंड फूड एक्सेट्रा। और ये बात सही है, क्योंकि देखो वाटर की सप्लाई सबके घर में आ रही है, चाहे वो यूज़ कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, तो वो नॉर्मली चेंज नहीं होती। इंडिया के अंदर तो यही होता है कि नॉर्मली एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर पानी आता है और वो सबके घर में यूजुअली आता है, आप यूज़ करो या फिर वो नहीं यूज़ करो, जितने भी घर बने हुए हैं उनकी सप्लाई अगर आपने कनेक्शन ले रखा तो पानी आएगा। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी सबको आएगी, चाहे आप कितनी भी यूज़ करो। तो ये सारे एग्जाम्पल कितने होते हैं? जीरो प्राइस इलास्टिसिटी के, कि जो प्राइस होता है ना, वो डिमांड बढ़े चाहे नहीं बढ़े, उनकी जो प्राइस होती है वो नॉर्मली चेंज नहीं होती। जो भी प्राइस है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि डिमांड कितनी भी, क्योंकि इनको गवर्नमेंट दे रहा है पानी को, वाटर को, नॉर्मली गवर्नमेंट की सप्लाई है ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर। आजकल कुछ प्राइवेटाइजेशन भी हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंपनीज में, बट फिर भी इनके प्राइस भी चेंज होते हैं, तब भी डिमांड कॉन्स्टेंट रहती है। इलेक्ट्रिसिटी सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, हाँ, जो गैस है, कुकिंग गैस, वो नॉर्मली सबको ही चाहिए होती है, ठीक है। नॉर्मली बोल रही हूँ, 90% ऑफ द पीपल को आजकल चाहिए होती है, तो इसलिए हमसे पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेन एवर द प्राइस चेंज इन अ प्राइस देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन द डिमांड, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये वाला हो जाएगा हमारा। 13 हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे 14। सपोज दैट अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम, एक कमोडिटी है उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। किससे इंक्रीज करा गया है? 90 से 1110, 240 से 160। अब हमसे ये पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, इसका होता है डेल्टा क्वांटिटी अपॉन डेल्टा प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्यू, P1 और Q1 होता है यहाँ पे। अब देखो ये डेल्टा कितना हो जाएगा, क्वांटिटी कितनी है इसकी, डिमांड फ्रॉम इतना तो इतना यूनिट, तो 60, 160 माइनस करोगे, क्योंकि ये क्या होता है, Q2 माइनस Q1 होता है, तो ये करोगे तो 240 अपॉन प्राइस क्या होगा, 1110 माइनस 90, और यहाँ पे P1 करोगे तो P1 क्या है हमारे पास 90, और Q1 क्या है हमारे पास, क्वांटिटी कितनी है 240। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 60 में से करोगे तो 180, यहाँ पे करोगे 90 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 20, और यहाँ पे करोगे तो 90 अपॉन 240। अब आप इसको सॉल्व करोगे 0 0, इसको 0, इसको 0, इसको 0, इसको 4 से करोगे 6, 4 जा 24, इसको करोगे तो ये आएगा 3, और इसको करोगे तो ये आएगा 2, तो आंसर आएगा -1.5, और 1.5 यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन मैंने इसका आपको आंसर बता दिया है। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
व्हाट इज़ द रियल इंटरेस्ट रेट ऑन अ क्रेडिट कार्ड लोन बियरिंग 24% इंटरेस्ट पर ईयर इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 10%। तो इसके अंदर हमसे पूछा गया है कि रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगी। तो रियल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। अब देखो कितनी है ये 24 में से आप कितना माइनस कर दोगे 10, तो कितनी आ जाएगी 14। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा नॉर्मली 14। ये है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और यहाँ पे इन्फ्लेशन। रुको मैं इसको चेंज कर देती हूँ, मैं ऐसे लिख देती हूँ इन्फ्लेशन पूरा, ठीक है। तो आंसर इज 14। ये वाला 16, 17 और 18 अभी कर लेते हैं। ये वाले हमारे हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ वुड स्प्रेड। वुड स्प्रेड को मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो वुड स्प्रेड के नाम से जानी जाती है, ठीक है। देखो मिथाइल अल्कोहल जो होता है ना, मिथाइल अल्कोहल जो होता है या फिर मिथनॉल जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH इज नोन एज अ वुड अल्कोहल और वुड स्पिरिट। अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ द मिथाइल ग्रुप लिंक्ड विद द हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। ये तो ठीक है, बस हमें ये चीज़ पता करनी थी कि इसको ये चीज़ वुड स्पिरिट कहा जाता है, ठीक है। और ये डिस्ट्रक्टिव distillation of the wood and the matter used formerly to produce it, direct combination of the carbon monoxide gas and hydrogen in the presence of catalyst is the modern method to preparing methanol। अब उसके बाद हमें सिर्फ वुड स्प्रेड का पता करना था, तो ये सारी चीज़ें थी उसमें, तो मैंने लगा दी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे कट करना चाहिए था। फिर इथेनॉल की बात करते हैं। तो इथेनॉल क्या होता है, मैन्युफैक्चर कैसे करी जाती है, रिएक्टिंग इथेन विद स्टीम। जब आप इथेन को स्टीम के साथ रिएक्ट करोगे तो इथेनॉल बनेगा। फिर फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ मिथेनॉल, ठीक है। और कैटलिस्टिक एयर ऑक्सीडेशन इन द गैस फेज यूजिंग अ सिल्वर कैटलिस्ट एल्डिहाइड। और एक एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है, जहाँ पे कैटलिटिक एयर ऑक्सीडेशन का गैस फेज के अंदर यूज़ करते हैं सिल्वर कैटलिस्ट में, जिससे एल्डिहाइड बनाया जाता है। तो ये सब हमारे काम की चीज़ नहीं है, ये चारों के एक्चुअली ये लिख रखे थे कैसे बनाए जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसका कट आउट लगा दिया था स्क्रीनशॉट यहाँ पे। लेकिन हमें वुड स्प्रेड पता करना था, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेथनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल। तो आंसर ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, टिंडल इफेक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सबने पढ़ रखा होगा कि ये चीज़ क्या होती है, और हमें भी पता है कि क्या चीज़ होती है टिंडल इफेक्ट सबने पढ़ा है कि क्या चीज़ है। देखो ऐसी कोई भी चीज़, टिंडल इफेक्ट जो होता है ना, आपने अपने घर में भी देखा होगा। फॉर एग्जांपल सर्दियों के टाइम जनरली ये दिखाई देता है, जब धूप आपके कमरे के अंदर एंटर होती है तो वहाँ पे ना डस्ट पार्टिकल्स आपको हवा में उड़ते हुए दिख जाते हैं। या फिर आप कभी ब्लैंकेट को ऐसे झड़काते होंगे तो उसमें से ऐसे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ऐसे हवा के अंदर दिखने लग जाते हैं, उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, जिसको टिंडल फिनोमेना कहा जाता है, ऑब्वियस सी बात है, स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय अ मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल, स्मोक और डस्ट इन अ रूम विच मेक विजिबल अ लाइट बीम एंटरिंग अ विंडो, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि कौन से कहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। टिंडल इफेक्ट शो कहाँ नहीं करेगा, लाइम जूस में, क्योंकि वो ओपेक साइड मीडियम हो जाता है, तो लाइट उसे एंटर हो रही होती है, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, अब देखो इसमें ऐसे दे भी रखा है सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। यहाँ पे लाइट बीम आ रही है, नॉट विजिबल है, विजिबल है। जिसमें से लाइट बीम विजिबल होती है उसमें जो टिंडल इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे फ्लोर एंड वाटर है। फ्लोर तो नीचे, आटा नीचे बैठ जाएगा, वाटर ऊपर आ जाएगा, मिल्क में से भी दिखेंगी और वाटर में से नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइम जूस। आंसर इज बी। ये अपने 17th क्वेश्चन करा था ना, ठीक है। अब 18th का, फॉलोइंग आर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफाइंग अ गैस। कि गैस को लिक्विफाइड करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन कौन सी होती है, ये चीज़ हमें बताना है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि हाई प्रेशर है और लो टेम्परेचर है, ये हमने आंसर पता कर लिया, लेकिन ऐसा क्यों है हम एक बार उसको देख लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर ये क्वेश्चन हमसे कभी पूछा जाए या फिर ये कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना हो तो हमें पता हो। गैसेस को हम लिक्विफाई कैसे करते हैं, या तो हम उसे कंप्रेस करते हैं या फिर एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। तो जो उनका कंप्रेशन होना है और एक्सपेंशन होना है वो तभी हो सकता है जब टेम्परेचर बहुत लो हो और हमने हाई प्रेशर अप्लाई कर रखा हो उस पर। क्यों ऐसा क्यों होता है, देखो मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत डिस्पेंस मतलब ऐसे ऐसे फैले हुए होते हैं गैस के अंदर, ठीक है। वहीं सॉलिड के अंदर एकदम कॉम्पैक्ट होते हैं, लिक्विड के अंदर थोड़ा ऐसे होते हैं, ये चीज़ पढ़ी हमने। अब गैसेस के अंदर ऐसे होते हैं, जब आप इस बॉक्स के अंदर प्रेशर अप्लाई करोगे, यहाँ से प्रेशर अप्लाई करोगे फोर्स लगा के, तो ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। जैसे ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, ये मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, तो ये वाली कंडीशन बनेगी। एक टाइम पर लिक्विड जैसी कंडीशन आने लग जाएगी, तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप टेम्परेचर को रिड्यूस करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, इन एनर्जी जो होगी
गैसेस के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है क्योंकि वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोलाइड कर रहे होते हैं, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे उनका कोलिजन कम होगा तो उनका एनर्जी भी कम होगी, और एनर्जी कम कब होगी, जब लो टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर पे जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतनी, देखो जितना ज़्यादा गर्म करोगे, इस बात को ऐसे समझ लो, पानी है, बाउल के अंदर आपने पानी लिए रखा है, पानी के अंदर आप जैसे उसको गैस पे चढ़ाते हो तो उसमें से जैसे जैसे धीरे धीरे उसको बॉईल करना स्टार्ट करते हो, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो बबल्स बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। वहीं पे आप ठंडे पानी को रखते हो तो वहाँ पे क्या होता है, कम टेम्परेचर हो जाता है। जैसे ही उस पानी को आप बॉईल नहीं कर रहे, नॉर्मल रखा हुआ है आपने, तो उसमें टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होता है और उसमें जो बॉईल होने वाले जो बबल्स होते हैं वो हट जाते हैं, एकदम से सरफेस होता है वो एकदम फ्लैट होता है। तो यानी कि आपको इसको पास में लाना है, इन मॉलिक्यूल्स को एकदम पास में लाना है, तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर को एकदम लो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ज़्यादा गर्मी होगी, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कोलाइड करने लगेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, उसे लिक्विफाई करना है। तो लिक्विफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा और हाई प्रेशर को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा हाई प्रेशर, हाई प्रेशर का है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। तो इसका आंसर इज डी। 17th हो गया हमारा, 18th हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं 19th पे। ठीक है, ये सारे पूछे हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक एंड एक्सट्रैक्ट फॉर्म। ये सारी कोड्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कोड किससे निकाला जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन COOH ग्रुप, कौन कंटेन नहीं करता। ये वाले सारे पहले 19, 20, 21 क्वेश्चन देख लेते हैं लगातार, फिर इसके पास आएंगे, इन क्वेश्चंस को करने सॉल्व करने आएंगे। सबसे पहले एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर किससे निकाला जाता है। तो ये देखो, एल्यूमिनियम की कोर कौन सी है, बॉक्साइट है, कोरंडम है, फेल्ड्स्पर है और क्रियोलाइट है। आयरन की है मैग्नेटाइट, सिडराइट और हेमेटाइट। कॉपर की है क्यूपराइट, कॉपर ग्लैंड और कॉपर पायराइट्स। और जिंक की है जिंक प्लांट, जिंसाइट और कैल्सिमाइन। अब इनमें से देख लेना कौन सा है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 19th का अगर चेक करते हैं, मिलाते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये आंसर इज ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट कंटेन COOH ग्रुप, इनमें से कौन सा जो ग्रुप है वो COOH कंटेन नहीं करता। तो हमें इसका आंसर निकालना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। क्योंकि ये जो होता है इसमें ये विटामिन C होता है, और ये किस में पाया जाता है, जो सिट्रिक खट्टी चीज़ें होती हैं, विटामिन C, जैसे लेमन हो गया हमारे पास, और टाटरी के अंदर जो अचार के अंदर जो और वो आते हैं, बाहर के अचार आते होते हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ यूज़ करी जाती है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये COH वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अगर सल्फर प्रेजेंट होगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये अल्कोहल बनाएगा, लेकिन वो वीक बनाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें दे रखी है। अब COH ग्रुप कहाँ कहाँ पे होता है, यूरिक, लैक्टिक, सिट्रिक, ऑक्सैलिक, एसिडिक, फॉर्मिक एसिड और मैलिक एसिड। अब इन सारे में दे रखे हैं, देखो ये सारे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, एस्कॉर्बिक एसिड। 20 हो गया, अब 21 पे करते हैं। द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन, सोडा एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। हमसे बोला गया है, हमसे ये पूछा गया है कि इनमें क्या कंटेन होता है। जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर क्या चीज़ कंटेन करते हैं, तो इसको सल्फ्यूरिक एसिड और सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोजनेशन। अब देखो, solution of the sodium hydrogen carbonate and sulfuric acid in separate container present in the soda acid type fire extinguisher when the knob, ये ठीक है, ये छोड़ो, बस यही चीज़ काम की है अपने, कुछ काम की नहीं है। और वो बताती हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ ही क्यों किया जाता है। ये देखो क्या करता है, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो जैसे ही उससे मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आप उसका जो आगे का जो नॉब होती है उसको प्रेस करते हो तो उसमें से गैस निकलती है। तो उसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, वो लिक्विड के फॉर्म में वो एक ब्लैंकेट बना लेती है बर्निंग सब्सटेंस पे, और वो क्या करती है, कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर टू द बर्निंग सब्सटेंस। यानी कोई भी सब्सटेंस जब बर्न कर रहा होता है तो उसकी सप्लाई को कट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड का यूज़ करा जाता है, तो उसके सरफेस पे कोट कर देती है। तो जो एयर से उसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही होती है वो मिलना बंद हो जाती है, इसलिए वो जो आग होती है वो बुझ जाती है। ये कॉमन, ये पता होना चाहिए, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एयर से सप्लाई को कट ऑफ कर देती है, इसलिए ये चीज़ यूज़ करी जाती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे बैक वापस से पेज पे, हम ये देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। कहाँ हुआ था, लखनऊ के अंदर।
काकोरी जगह कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर हुआ था। किसके द्वारा प्लान करा गया था? प्लान करा गया था राम प्रसाद बिस्मिल एंड अश्वउल खां, ठीक है, इनके द्वारा प्लान करा गया था। और इसको एग्जीक्यूट किसने करा था? हमसे पूछा गया है कि नॉट एसोसिएटेड है। देखो ये सारे नाम हमें पता होना चाहिए कि इसकी प्लानिंग किसने करी थी और इसको एग्जीक्यूट करने वाले कौन थे। बिस्मिल खान थे, चंद्रशेखर थे। मैं लिखूं क्या? मैं फर्स्ट नाम लिख रही हूँ। बिस्मिल खान, चंद्रशेखर केशव चंद्र सेन बोल रही हूँ। केशव चक्रवर्ती, मनमनाथ गुप्ता, मुकुंदी लाल, मुरारी लाल गुप्ता, राजेंद्र लहरी, भगत सिंह का तो सबको पता है, ठीक है, और बनवारी लाल, ये सारे लोग इससे थे और भगत सिंह भी थे, वो तो ऑब्वियसली सबको पता है यहाँ पे, है ना। अब हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से नहीं थे, तो इसका आंसर है सूर्यसेन इनसे एसोसिएटेड नहीं थे। देखो कहीं पे भी नाम में सूर्यसेन दिख रहा है क्या? नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, राजेंद्र लहरी भी थे, अशफाक उल खां मैंने लिखा है, कहाँ लिखा है? नहीं लिखा क्या? ये रहे अशफाक उल खां, ये भी थे, और राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, क्योंकि इन दोनों ने तो प्लानिंग करी थी, ठीक है। तो ये डेट्स याद रखना, पूछी जाती है। काकोरी कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब? लखनऊ के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट भगत सिंह? भगत सिंह के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सही नहीं है? अब भगत सिंह वॉज इन्फ्लुएंस बाय सोशलिस्ट आइडिया, ये बात बहुत सही है। उन्होंने, आप अगर उनको पढ़ोगे या फिर उनकी बुक्स वगैरह पढ़ोगे, वाया मैथिस्ट बुक्स पढ़ोगे, कहीं से यूट्यूब पे वगैरह वीडियो देख लेना, तो वो सोशलिज्म के बहुत बड़े सपोर्टिव थे, वो मार्क्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, वो उसके मेंबर थे। भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टू किल एज मैनी एज द पीपल, ये तो बिल्कुल गलत है। उन्होंने बेंचों पे बम फेंका था, किसी को भी मारने का इरादा नहीं था, तो 3 तो गलत है, 3 गलत है, 3 गलत है, 3 गलत है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? आंसर सी। अच्छा, हमसे क्या पूछ रहे हैं? नॉट ट्रू। मैंने नॉट ट्रू नहीं देखा था, नॉट ट्रू पूछा हुआ है। नॉट ट्रू पे तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, क्योंकि यहाँ पे पूछा है सिर्फ नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू सिर्फ 3 है, ये दोनों तो सही है। फिर मैं वो सोच रही थी कि यहाँ पे 1 और 2 ऑप्शन क्यों नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ईश्वर चंद विद्यासागर इज नॉट करेक्ट? यहाँ पे भी फिर नॉट है, तो यहाँ पे मैं पहले से मार्क कर लेती हूँ कि यहाँ पे भी नॉट पूछा है हमसे कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। विद्यासागर राइटिंग सिग्निफिकेंटली हेल्प टू डेवलप द बंगाली लैंग्वेज, ये गलत है। विद्यासागर ने अपनी इनकी जो लैंग्वेज थी, इन्होंने मतलब कोई सपोर्ट थोड़ा ना करा था डेवलप करने के लिए। ईश्वर चंद विद्यासागर इज नॉट करेक्ट पूछा है, तो मैं नॉट यहाँ पे पहले से टिक कर देती हूँ। अब पूछा है विद्यासागर राइटिंग सिग्निफिकेंटली हैव टू डेवलप द बंगाली लैंग्वेज, ऐसा हो सकता है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उन्होंने बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी थी, विडो रीमैरिज वगैरह पे भी बात करी थी, तो हो सकता है, वी आर नॉट श्योर। ही रिसीव द टाइटल विद्यासागर फ्रॉम द प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता। अब देखो ये जो विद्यासागर जो टाइटल है ना, इनको कॉलेज ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ नॉलेज, और वो किसके लिए मिला था उनको? संस्कृत नॉलेज, संस्कृत में उनको इतना ज्ञान था, उसके लिए इनको मिला था, ठीक है। और ये जो ना, इनको प्रेसिडेंसी कॉलेज नहीं मिला था, इनको कॉलेज ऑफ कलकत्ता से मिला था। प्रेसिडेंसी कॉलेज नहीं था, कॉलेज ऑफ कोई नाम से था, कॉलेज ऑफ कलकत्ता ने दिया था, प्रेसिडेंसी कॉलेज नहीं था वहाँ पर। ही वॉज इंथुसियास्ट अबाउट द स्प्रेड ऑफ वुमेन एजुकेशन, ये चीज़ सही है। फिर उनसे पूछा गया है, तो ये तो सेकंड तो गलत हो गया। विद्यासागर डिफाइंड विडो रीमैरिज विदाउट बीइंग कन्विंस्ड अबाउट स्क्रिप्चुरल सपोर्ट, ये तो गलत है ना, मतलब कि उन्होंने स्क्रिप्ट्स वगैरह का सपोर्ट लिए बिना उसको विडो रीमैरिज को सपोर्ट करा था, नहीं, उन्होंने इन सब का सहारा लेकर बताया था कि पहले भी एंशिएंट टाइम में भी जो विमेंस है वो पढ़ती आई हैं, इतना ज़्यादा पढ़ती आई हैं। तो हमारे पास रॉन्ग कौन सा है? 2 और 4 तो मतलब हमें पता है कि वो रॉन्ग है, तो एक बार इसको मैं रब कर रही हूँ। देखो यहाँ पे 2 और 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ए। अब ए में डाउट था, तो 1 2 तो हमारा सही है,
2 तो हमारा गलत है, तो 1 और 2 भी हो सकता था, लेकिन 2 और 4 हमें एब्सोल्युटली पता है कि ये गलत है, क्योंकि 1 वाले में हमें डाउट है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और नॉर्मली उस टाइम पे जो स्कॉलर्स थे, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, इनकी बुक्स वगैरह हो गई, इन्होंने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। और तो ऐसा हो सकता है कि विद्यासागर ने जो बंगाली लैंग्वेजेस को डेवलप करने में हेल्प करी हो, तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो पेपर में भी ऐसे ही सोच के ऐसे क्वेश्चन को करना जब नहीं बने तो। अब 20 ये हमारा हो गया, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन खत्म हुआ हमारा 24। अब हम कौन सा क्वेश्चन पे आते हैं, हम आते हैं 25 पे, जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, इसके बारे में हमसे पूछा गया इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है। करेक्ट पूछिए, इस बार मैं टिक करती हूँ वापस से। इन जलियांवाला बाग ट्रूप्स ओपन फायर ऑन अपॉन एन अनआर्म्ड क्राउड। सबको पता है कि ये ना वो लोग जमा हुए थे, बैसाखी का मेला था, एक मेले ग्राउंड के अंदर जलियांवाला बाग जो अमृतसर का है वहाँ पे वो जमा हो गए थे सिर्फ नॉर्मली, ठीक है। द ट्रूप वर अंडर द कमांड ऑफ द जनरल डायर। तो ये भी चीज़ पता है कि जनरल डायर की जो कमांड थी उसके अंदर हुए थे और उन्होंने फायर कर दी थी। द ट्रूप डिड नॉट इशू एनी वार्निंग, ये बात भी सही है। तो अभी तक इसके लिए एक चीज़ बता देती हूँ, अभी तक ब्रिटेन ने इस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगी है। उसने अभी तक अपोलोजाइज़ नहीं करा है कि हमने गलत काम करा था। उन्होंने दुख ज़रूर प्रकट किया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये वो हुआ था, लेकिन ऑफिशियली अभी तक इतने साल होने के बाद भी इसके बारे में 1919 को हुआ था 13 अप्रैल को, ठीक है, और अभी तक भी माफ़ी नहीं मांगी गई है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। द वोटर verifiable paper audit trial, a VVPAT system was used for the first time for the election commission in India। यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एकदम क्या बोलूँ, नागालैंड में नॉक्सन असेंबली थी, कंस्टिट्यूएंसी वहाँ पे हुआ था, उसके अंदर यूज़ करा गया था। अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, ठीक है, मशीन्स वगैरह भी दूसरी आ गई हैं। नेम द थीम ऑफ द एनुअल रिपोर्ट पब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ऑन द स्टेट पॉपुलेशन 2019 करंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ये चीज़ हमें पता उस टाइम पता होनी चाहिए। अगर अभी कोई रिपोर्ट आएगी तो वो भी पता होनी चाहिए थी। तो इसका उन्होंने जो पब्लिश करी थी, दैट इज़ अनफिनिश्ड बिजनेस द परस्यूट ऑफ राइट एंड चॉइस फॉर ऑल। वो अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड सरस्वती सम्मान। ये वापस से करंट अफेयर का क्वेश्चन है, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, मत करो ए, ठीक है। कंधमाल हल्दी, ये जीआई टैग किसको मिला है, उड़ीसा की है ये। अब देखो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ बंगाल है, साउथर्न उड़ीसा है, तो इसका आंसर जो 29 का है वो क्या है, उड़ीसा की ये कंधमाल हल्दी, मैंने ये लगा दिया, ठीक है। उड़ीसा का जीआई टैग मिला है इसको, सबको पता है जीआई टैग क्या होता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जायद मेडल मोदी को दिया गया है, और वो मोदी जी को दिया गया है, और वो किसके द्वारा दिया गया है, सऊदी अरेबिया जब वो गए थे तो उनको मिला है, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ उनको ऑनर दे चुकी हैं अपना। फिजी का भी मिला था, जब हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर जो उनका दिया जाता है कंट्री का, वो उनको दिया गया था। अभी रिसेंटली फिजी गए थे तो फिजी का मिला था इनको, ठीक है। व्हेन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव थ्रू अ सर्टेन मीडियम, द क्वांटिटी विच इज़ ट्रांसमिटेड टू द मीडियम इज़। ये चीज़ पूछी गई है हमसे कि जब भी कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, वो मूव करती है किसी भी मीडियम से, तो द क्वांटिटी विच इज़ ट्रांसमिटेड टू द, जो क्वांटिटी है मीडियम से, वो जो ट्रांसमिट करेगी वो कौन सी होगी। तो ये पूछा गया है, तो वहाँ पे सिर्फ एनर्जी ही ट्रांसफ़र करती है, मटेरियल मीडियम का ट्रांसफ़र नहीं करता। बोथ द मटेरियल ऑफ द मीडियम एंड द एनर्जी वो भी ट्रांसफ़र नहीं करती। लेकिन जब भी कोई भी मीडियम से एनर्जी पास, मतलब कोई भी वेव पास करेगी, तो जनरली उसकी एनर्जी ही पास होगी। अब देखो यहाँ पे पूछा गया द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट टू यूरेनियम 235। इसके लिए अगर हमें निकालना भी है तो हमें ये चीज़ पता, वैसे तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसका आंसर 92 है। तो इसमें 92 प्रोटोन होते हैं, 92 अगर प्रोटोन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 92, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो होते हैं इसके 143। ये वाला क्वेश्चन मैंने यहीं पे लगा दिया, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने सर्च करा कि कहीं क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ मिल रहा है, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया। अ स्नोबोर्ड पुल्ड अप, क्योंकि जगह नहीं होती थी कहाँ सॉल्व करूँ। अ स्नोबोर्ड पुल्ड अप अ टो रोप ट्रैवल एट द रेट ऑफ द 5 मीटर पर सेकेंड अप टू अ माउंटेन। इफ 3000 वॉट ऑफ द पावर इज यूज्ड, फोर्स इज अप्लाई। एक्चुअली क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ लगा दी थी। देखो पावर का फॉर्मूला कहते हैं F/V, 3000 पावर दे रखी है, देखो देख लो यहाँ पे वॉट ऑफ पावर, और ये इतना रेट दे रखा है उसका, तो वेलोसिटी दे रखी है 5 दे रखी है, फोर्स निकालना है, फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 600 न्यूटन। न्यूटन फोर्स की वैल्यू होती है, ऐसा यूनिट होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा 600 न्यूटन। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो एक और चीज़ बताती हूँ, पेपर्स को PYQ को सॉल्व करना क्यों ज़रूरी होता है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है,
यहाँ पे वापस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और ब्रिलियंस ऑफ द डायमंड क्यों होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, ये सबको पता है। डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है और उसके अंदर कौन सा फिनोमेना होता है जिससे वो इतना ज़्यादा चमकता है, तो ये हमने पढ़ा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, उसके कारण ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा चमकता है। तो अब हम सबसे पहले 34 और 35 को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद 36 तो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ये क्या एनर्जी हमने कर लिया, एनर्जी ओनली, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये वाला 143 ये भी मैंने आपको करा दिया है। अब देखो ये वाला करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो क्रिएट होती हैं कब, जब वाइब्रेशन हो रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल electromagnetic waves created as a result of vibration between electric field and the magnetic field, या फिर हम कह सकते हैं कंपोज होती है ऑसिलेशन ऑफ द मैग्नेटिक एंड, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन एक ही चीज़ होती है, अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन सिंपल एक होती है। अब पता है उसको अल्ट्रासोनिक क्या होती है, अल्ट्रासोनिक क्या होती है, जो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ऑडिबल कितनी होती है, 20 से 20K हर्ट्ज के अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसी आती है वो ह्यूमन ईयर से ऑडिबल है। ऑडिबल मतलब है कि उसको सुन सकता है, लेकिन जैसे ही वो 20,000 से ज़्यादा होती है उनको नहीं सुन पाता, और जो 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको भी इंसान नहीं सुन सकता। तो इंसान की जो ऑडिबल रेंज है वो किसके बीच में है, सिर्फ 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल कौन है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरेज और गामा रेज है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रारेड रेज आर बेसिकली थर्मल वेव्स। अगर आप लोगों को एक ये चीज़ पता होगी कि जो सन है, सन से जो अर्थ गर्म हो रही है ना, अर्थ गर्म इसलिए हो रही है कि जो सन से हमें रेज मिल रही है वो इंफ्रारेड रेज हैं, उनके कारण जो होते हैं थर्मल वेव्स होती हैं जिनके कारण गर्मी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और यहाँ पे टीवी रिमोट्स के अंदर भी इंफ्रारेड होती है। फिर थर्मल जो रात को जो कैमरे चलते हैं ना, जो अंधेरे के अंदर, अगर आपने देखा होगा कि कोई घोस्ट वगैरह को जब वो सर्च वगैरह करने जाते हैं, कोई सीरियल वगैरह या सीरीज़ देखी होगी, उसके अंदर वो ऐसे लाइट वाला कैमरा पहनते हैं, वो थर्मल इमेजिंग वाला भी किससे चलता है, इंफ्रारेड रेडिएशन से। माइक्रोवेव होती है, पॉइंट टू पॉइंट टेलीकम्युनिकेशन होता है, माइक्रोवेव ओवन के अंदर अपन यूज़ करते हैं इसको, स्पेसक्राफ्ट के अंदर ये यूज़ करी जाती है माइक्रोवेव। एक्सरेज क्या होती है, ये एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स के होने से प्रोड्यूस होती हैं, और एक्सरेज का यूज़ करते हैं हमारी बॉडी को स्कैन वगैरह करने के लिए, बोन्स वगैरह को फ्रैक्चर हो जाता है तो वो चीज़ स्ट्रक्चर देखने के लिए, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, नॉर्मल है। ट्रांसपोर्ट एनर्जी और मोमेंटम नहीं, ये हमसे ऐसा पूछा गया है कि नॉट है ना, ये ट्रांसपोर्ट करती है एनर्जी और मोमेंटम को। ये वेव जो होती है वो पोलराइज्ड और रिफ्लेक्ट होती है, और ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, ये ट्रांसवर्सल होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेव्स देखो मैंने, क्योंकि यहाँ पे शायद लिखा हुआ भी है कि ट्रांसवर्सल होती हैं, ये ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन, तो ये ट्रांसवर्स वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, तो आंसर तो ये होना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन एंड डिस्क्राइब बाय द वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्या है, ट्रांसवर्सल वेव्स हैं। ट्रांसवर्सल वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या डिफरेंस होता है, एक के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं, एक के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो पैरेलल मूव कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम और मटीरियल और मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती हैं, तो ठीक है। जिसका एग्जांपल है लाइट वेव, टीवी सिग्नल, रेडियो वेव्स, एक्सरेज और माइक्रोवेव्स। They are not mechanical, but they are said to transverse because electric and magnetic field vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो ट्रांसवर्स, एक ट्रांसवर्स होती है और एक कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। जो ट्रांसवर्स होती है उसके अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आप कैसे याद करोगे, देखो मैंने तो कैसे याद करा था, एल, इसको याद करने का तरीका बता देती हूँ। मैंने दिमाग में मुझे कभी कन्फ्यूजन हो जाए ना तो मैंने कैसे याद करा था, देखो टी को अपन ऐसे बनाते हैं, तो टी को अगर आप उल्टा करोगे तो ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर को अपन ऐसे जो एक दूसरे के काटती हैं 90 डिग्री पे, उसको अपन ऐसे शो करते हैं, तो टी देखो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहा है, तो ये मैंने ऐसे उल्टा टी यानी ट्रांसवर्स। और लॉन्ग जो होती है ना, लॉन्ग वेव्स क्या होती है, पैरेलल चलती जाती हैं, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो मैंने ऐसे ट्रिक अपने माइंड में ऐसे याद रख रखी थी कि जब भी टी आएगा, ट्रांसवर्स आएगा, यानी टी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि वो क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो भी लॉन्ग है, लॉन्ग यानी वो पैरेलल जा रही है और वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो वो कौन सी है,
वो कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ठीक है, जो पैरेलल जाती हैं और इंटरसेक्ट नहीं करती। चलो ये आगे का चीज़ें दे रखी थी। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, आंसर कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा गया है। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम से ट्रैवल कर लेती हैं, हाँ कर लेती हैं, हमें ये चीज़ पता है। अब देखो लाइट वेव जो है वो कर लेती है, रेडियो वेव भी कर लेती है, लेकिन साउंड वेव कभी अंतरिक्ष में साउंड सुनाई देता है क्या, नहीं सुनाई देता। हम गए नहीं हैं बट फिर भी थ्योरी वगैरह देखी होगी, तो साउंड को हमेशा क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। तो जो साउंड वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिलियंस ऑफ द डायमंड, ये मैंने बता चुका, टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। डायमंड अपनी चमक के लिए जाना जाता है। छोड़ो ये सब चीज़ें हमारे काम की नहीं है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना 37 के अंदर क्या है, कंडीशन पूछी गई है अपन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसेंशियल फॉर द वीट कल्टीवेशन, वीट की कल्टीवेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना चाहिए होता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड इज अराउंड, ग्रोइंग पीरियड के अराउंड जो टेम्परेचर चाहिए होता है तो 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। अब देखो सबसे पहले तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो वीट होती है ना, वीट की कटाई कब होती है, अप्रैल के अंदर हो रही होती है। आप उसको बोते कब हो, अक्टूबर के मौसम में बोते हो, नॉर्मली इस मौसम में बोए जाते हैं, ठीक है। और अप्रैल वगैरह में जून जुलाई तक सबके कट कट के आ जाते हैं। तो यानी कि ठंडी का मौसम में जब वो ग्रो हो रहे हैं, अब ठंडी के मौसम में 30 डिग्री टेम्परेचर तो नहीं हो सकता, 30 डिग्री तो गर्मियों के अंदर होता है, तो ये वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब फर्स्ट फ्री पीरियड ऑफ 100 डेज, ये इसको चाहिए होता है। और लाइट क्लियर हैवी लूम सोइल, ये देखो कि यहाँ पे लाइट क्लियर ये चीज़ सोचोगे ना, तो वहाँ पे देखो वेस्ट बंगाल के अंदर, पंजाब के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेहूँ होता है, हरियाणा में तो होता है और नहीं भी होता है क्योंकि वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था, तो इसलिए तो हमें ये चीज़ पता है कि 30 डिग्री तो नहीं होगा। तो फर्स्ट को अगर एलिमिनेट करोगे ना तो इसका आंसर, क्योंकि हमसे सही पूछा है ना विच वन इज द एसेंशियल कंडीशन, तो आंसर अपने आप क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट एलिमिनेट होते ही आंसर आ जाएगा। ग्वादर पोर्ट अभी देख लेते हैं कहाँ पर है, और पूछा है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला वॉज कन्वर्टेड इनटू अ ग्रेट सेंटर ऑफ, ये क्वेश्चन भी देखेंगे। चलो पहले तो ये देख लेते हैं, ग्वादर पोर्ट ये रहा, कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ये रहा, ठीक है, ये रहा पाकिस्तान, और ये रहा पाकिस्तान का कैपिटल पीओपी गिलगिट। ये पुराना मैप है, अब तो जम्मू कश्मीर इतना नहीं रखा, इसको काट दिया, इतना सा कर दिया जम्मू कश्मीर, और ये पूरा लद्दाख का एरिया है, ठीक है। तो ये पुराना मैप था। अब ये ग्वादर पोर्ट पूछा है तो पाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अच्छा नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है हमारा वो कब हुआ था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट, ये वाला पार्ट, ये अप्रॉक्सीमेटली ये वाला पार्ट, इंडियन पेनिनसुला वॉज कन्वर्टेड इनटू अ ग्रेट सेंटर ऑफ वल्केनिसिटी इन कौन से पीरियड के अंदर हुआ था, तो इसका आंसर है द एंड ऑफ द क्रीटेशियस पीरियड के अंदर हुआ था। अब देखो ऐसा क्यों हुआ था, सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ऐसा बोला गया है जो क्रीटेशियस पीरियड है ना, इसके अंदर no other geological system shows a more widely divergent phases of deposit in the different areas of India than in the Cretaceous period। ऐसा कोई भी जियोलॉजिकल सिस्टम नहीं है जिसके अंदर क्रिटेशियस पीरियड के अंदर जितनी ज़्यादा डाइवर्जेंट चीज़ें मिली हैं डिपॉजिट्स की उतनी मिली हों, ठीक है। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला जो साउथन सी है उसने कोरोमंडल कोस्ट को वो करा, इंक्रोच करा, उस टाइम पे वो स्प्रेड हुआ असम के अंदर, है ना, नॉर्थ ओवर स्प्रेड हुआ असम के, और फ्लडिंग द पार्ट ऑफ द इंडो गैंगटिंग डिप्रेशन, जो इंडो गंगा का जो एरिया है उसको भी क्या करा, उसने फ्लड करा, ठीक है। नो कम्युनिकेशन एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू सी ऑफ असम एंड द नर्मदास वैली ऑल्दो सेपरेटेड बाय ओनली अ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ द इंटरवेनिंग लैंड। इन दोनों के टाइम पे ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा असम यहाँ पर है, यहाँ पे इंडो गंगटिक वैली है, तो यहाँ पे ये बहुत छोटा सा लैंड है, तो यहाँ पे कोई डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं है कि यहाँ पे जो डिपॉजिट मिल रहे हैं वो यहाँ पे भी मिल जाए। तो इसलिए ऐसा बोला गया है कि उस टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई थी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर। तो हमें ये चीज़ बता रखी है कि टूवर्ड द एंड ऑफ द क्रिटेशियस पीरियड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला वॉज कन्वर्टेड इनटू अ ग्रेट सेंटर ऑफ द वल्केनिसिटी, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका ए। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, पता हो तो नहीं है, नहीं तो आई डोंट नो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, मैं भी होती तो मैं भी छोड़ के आती, मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता है व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर एन फॉर द फिगर इज़ अ परफेक्ट क्यूब। हमें ये चीज़ देखनी है कि एन का कौन सा नंबर जो होगा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए
What is the natural number n for which the 3 to the power 9 plus 3 to the power 12 plus 3 to the power 15 plus 3 to the power n is a perfect cube for an integer? परफेक्ट क्यूब होगा एक इंटीजर के लिए, तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा n की वैल्यू होगी। अब देखो इसको ऐसे मान लो, n इक्वल्स टू ले लो, n इक्वल्स टू, ठीक है, ये चीज़ ले ली, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 टू द पावर 9 प्लस 3 टू द पावर 12 प्लस 3 टू द पावर 15 प्लस 3 टू द पावर n को हमने क्या लिखा m, ये ले लो। अब 3 टू द पावर 9 को कॉमन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 6 प्लस 3 टू द पावर m, ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो ये जो है ये तो क्यूब हो गया, परफेक्ट क्यूब हो गया। अब ये वाली चीज़ भी तो होनी चाहिए हमारी, परफेक्ट क्यूब होनी चाहिए, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 27 प्लस 3 टू द पावर 6 करोगे तो होता है 729, क्योंकि 27 इंटू 27 कितना हो जाएगा 729 प्लस 3 प्लस m, ये चीज़ हो जाएगी। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ क्या बनेगा 757 प्लस कर दो, ये कितना हो जाएगा 8 और 8 16 17 का 1, ठीक है, ऐसे प्लस करोगे जल्दी से तो हो जाएगा 3m। अब आपको देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने, क्यूब बने। अब क्यूब बनेगा परफेक्ट, तो इसके आसपास किसका आ रहा है 100 का आ रहा है, 1000 का आ रहा है, यानी 10 का आ रहा है, ठीक है, 10 का आ रहा है, तो यानी कि आपको 3 की वैल्यू यहाँ पे ऐसे कुछ पुट करनी पड़ेगी कि यहाँ पे इसको प्लस हो जाए। तो अगर मैं इसकी वैल्यू सपोज 5 पुट कर देती हूँ, 5 पुट करूँगी तो इसको प्लस करो 3 की पावर 5 से 27 इंटू 3 करूँ क्या मल्टीप्लाई, चलो ठीक है कर देती हूँ 27 इंटू 9, 9 7 जा 63, 18 और 18 और ये कितना होता है 18 और 6 कितना होता है 24, 24 को 5 7 57 से करोगे तो 10 का 1 10 का 1 10 का 0, ठीक है, तो आंसर आ गया 1000। और 1000 क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हमें m की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करी 5। अब लेकिन हमें तो किसकी पूछी है n की वैल्यू पूछी है, और n की वैल्यू हमें जो पूछी है हमें क्या करने का पड़ेगा 9 प्लस 5, तो आंसर करोगे कितना हो जाएगा 14, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 14, यानी डी का आंसर इज 14। ये वाला क्वेश्चन है ना अपना होम, आप अपना मतलब समझ लेना कि आपको उसका आंसर निकालना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि ज़्यादा देखेंगे तो मुझे कमेंट करेंगे और मेरे जो ये बढ़ेगा, मैं जनरली बोल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी है। ईजी है मतलब आप ऐसे समझ लो कि सॉल्व करके भी बता सकती हूँ मैं इसको, और बिना सॉल्व करे भी बता सकती हूँ। देखो सर्कल का जो एरिया होगा ये बोला है कि दोनों का पैरामीटर सेम है, पैरामीटर सेम है यानी सर्कल का पैरामीटर क्या होता है 2πr, 2πr होगा। तो सपोज इसको मान लो आप 50 पाई मान लो, ठीक है, और स्क्वायर का 50 पाई मत मानो एक्चुअली, क्योंकि इसको आपको एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी। स्क्वायर में क्या होता है ए स्क्वायर होता है, अब ए स्क्वायर का आप यहाँ पे 100 मानोगे तो चलो इसको भी 100 मान लो, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गई 10, तो पैरामीटर पूछा, अच्छा पैरामीटर तो 4a हो जाएगा, 4a हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ए की वैल्यू 4a। एक मिनट यार मैं वापस से करती हूँ, इसको मैं सॉल्व करके बताना नहीं चाहती थी क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, क्योंकि वैल्यूज़ लेके पुट करके बताना पड़ेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सर्कल का पैरामीटर क्या होता है 2πr, 2πr वैल्यू ले लो कुछ भी, 100 ले ली मैंने, ठीक है, आर की वैल्यू क्या हो गई इसके अपन 100/2 और पाई। अब उसके बाद हमें स्क्वायर का जो होता है पैरामीटर क्या होता है 4a, 4a की वैल्यू भी मैंने ले ली 100, 100 को करोगे 2 से तो कितना 4 से करोगे कितना आ जाएगा 25, यहाँ पे a की वैल्यू 25 आ गई, यहाँ पे इसकी आर की वैल्यू ये चीज़ आ गई, इसको 50 कर दो और इसका मल्टीपल लेते पाई का तो सही रहता, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब एरिया निकालो, देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, तो 25 का करोगे तो 625 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे आर का, तो इसको ले लेते हैं 50 पाई, तो 50 अपॉन पाई का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर होता है 22, ये होता है 22/22 इंटू 7, तो यहाँ पे 49 कर देती हूँ 7 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना से गया 50 से 25, ये किससे गया 25, ये 11 से, ये किससे गया 25 और ये किससे गया 11 से, तो ये 625। देखो अब ऊपर का एक बार चीज़ देखना, इसका रेडियस आ रहा है 625 प्लस में आ रहा है यहाँ पे 49 और यहाँ पे कितना आ रहा है 121। अब अगर आप एक चीज़ देखोगे तो 625 का कुछ मल्टीप्लाई में आ रहा है, कुछ भी आएगा 0.1 0.2, तो हमेशा इससे तो ज़्यादा ही होगा, तो द सर्कल द एरिया ऑफ द सर्कल इज़ ग्रेटर दैन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये चीज़ हो गई बी, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेना, किसी को आंसर निकालना हो तो ये चीज़ ऐसे आंसर होगा, डायरेक्टली आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इक्वेशन दे रखी है, आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू 0 ले लो, यहाँ पे y की वैल्यू 0 ली है ना, तो u की वैल्यू u की नहीं, हाँ u की वैल्यू 0 ले लो,
ठीक है। अब देखो x और u तो 0, अच्छा x और u को नहीं ले सकते यहाँ पे v की 0 लो, एक सेकेंड, ऐसे मतलब क्योंकि दोनों ही 0 0 फिर वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 0 लो, यहाँ पे v की वैल्यू 0 लो। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होती है, तो u x का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 1। फिर y की वैल्यू तो 1 है और v की वैल्यू कितनी 0, 0 प्लस 1 1 आता है। फिर x और y कितना है 0, 0 इंटू 0 0 है, y की तो 1 थी, और u भी ये भी 0, तो ये चीज़ क्या गई 0, तीनों ही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3, ऑल 3 आर करेक्ट। वादर पोर्ट कर लिया अपन ने। अब ये चीज़ करते हैं। अब देखो ये कैलेंडर का क्वेश्चन है 43 में क्या बोला, इफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अदर देन द लीप ईयर वाज संडे देन विच वाज द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल डेज है, नॉर्मल ईयर है यानी 365 डेज है। लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं। तो जब हम 365 को करेंगे तो आप इसको करके देखो कितने, एक और डे बचेगा, ठीक है, एक और डे बचेगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है 365, एक और डे बचता है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 का एक वीक होता है पूरा, तो 365 एक और डे बच जाएगा, एक और डे बच जाएगा। डिवाइड करके देखना, एक और डे बचेगा, ठीक है। और 35 15 करोगे तो 14, 2 से 14 करोगे तो 1 आ जाएगा। अब एक और डे बचेगा, तो मेरी बात सुनो, जैसे ये ईयर खत्म हो रहा है तो 1 जनवरी को क्या आएगा, मंडे, क्योंकि एक बच रहा है, तो ये 7 तो खत्म हो गए संडे तक, तो 1 जनवरी को क्या आएगा, मंडे। लेकिन हमसे क्या पूछा है, वॉच देन विच वॉज द लास्ट डे, यानी हमें यहाँ पे 31 दिसंबर के बारे में बात करी गई। और 31 दिसंबर को अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, संडे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। दिख नहीं रहा तो मैं टिक कर देती हूँ, आंसर इज बी। देखो ए वॉक्स 10 मीटर इन द फ्रंट, 10 मीटर फ्रंट में चला, फिर वो अपने राइट टर्न करा 10 मीटर, दैन एवरी टाइम टर्न्स टू हिज लेफ्ट ही वॉक 5 15 और 15 मीटर। अब देखो यहाँ पर है, वो यहाँ से चलना शुरू करा उसने, अब लेफ्ट टर्न करेगा, वो लेफ्ट टर्न करेगा तो यहाँ चला, कितना चला 5, अब यहाँ पे फिर लेफ्ट चलेगा, वो कितना चला 15, अब यहाँ पे फिर वापस से वो क्या करेगा, अपने लेफ्ट टर्न करेगा तो यहाँ पे कितना चला, वो 15, तो यहाँ पे आया 15, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस बचा इसका, आंसर इज 5। सिंपल, कैसे करा, 15 15 राइट लेफ्ट करते जाना, और ये देखो ये 10 है, ये पूरा कितना है 15, 15 में से 10 माइनस कर दोगे तो ये वाला बच जाएगा एरिया, और ये वाला कितना आ जाएगा 5, आंसर इज 4। डीपीएसपी करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड अंदर, नॉट प्रोवाइडेड पूछा गया डीपीएसपी के अंदर कौन सा है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, ये वाला जो है आर्टिकल 41 है। और सर्टन केसेस कौन कौन से केसेस है, जैसे कि केस है सिकनेस का है, ओल्ड एज का है, और सिकनेस, डिसेबिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये 4 केसेस हैं जिसके अंदर पब्लिक असिस्टेंस दिया जाएगा, तो ये चीज़ सही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है आर्टिकल 44 के अंदर, 2000 बोल रही थी। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये है आर्टिकल 15 के अंदर, 50 के अंदर, 50 नहीं 50 के अंदर। और बोला पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है यानी पंचायत वगैरह के अंदर, ये चीज़ मेंशन नहीं है, ये बोला मैनेजमेंट के अंदर। पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और वो है जो वो वाला जो आर्टिकल है वो 43.A है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन की बात नहीं करी गई है, तो इसलिए इसका डी रॉन्ग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान रिपोर्ट द डिसीजन विद रिगार्ड टू पार्टीशन ऑफ बंगाल, पंजाब एंड बंगाल वॉज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द वोटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई थी, उसके बाद जो पार्टीशन करना था पंजाब और बंगाल का, यानी कि पश्चिम बंगाल और पाकिस्तान वाला जो पार्टीशन करना था, वो किस प्लान के अकॉर्डिंग आता है, माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैक्स वेबर आइडियल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज करेक्ट। मैक्स वेबर की जो आइडियल थ्योरी है उसके हिसाब से कौन सी चीज़ करेक्ट है। अब देखो ये वाला जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ क्या कह रहा है, क्या थ्योरी है उनकी। तो अगर किसी ने पढ़ी हुई हो वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी बहुत तो आंसर हो जाएगा इसका, अदरवाइज लीव इट, ठीक है। इट रेफर्स टू डोमिनेंट क्लास कैरेक्टर, जो आइडियल थ्योरी है उसमें डोमिनेंट क्लास कभी भी डोमिनेंट क्लास जो होगी वो मेन नहीं होगी, ठीक है, जो वर्कर और वो वाली क्लास होगी वही चीज़ होगी। ब्यूरोक्रेसी इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये चीज़ सही है। ब्यूरोक्रेसी जो होती है किसी भी स्टेट की वो स्ट्रक्चर और जैसे वो बिहेवियर होता है उसकी मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द डीपीएसपी इज नॉट करेक्ट। अब देखो वापस से डीपीएसपी का क्वेश्चन, डीपीएसपी यहीं देख लो, 45 में डीपीएसपी पूछा इन्होंने, 45 के अंदर डीपीएसपी पूछा इन्होंने, ठीक है, यहाँ पे भी फिर डीपीएसपी पूछ लिया इन्होंने, नॉट करेक्ट पूछा कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। अब देखो
Which one of the following statement regarding the DPSP of the policy is not correct? State shall follow the DPSP both in matter of administrative as well as making law. ठीक है, स्टेट के पास ये चीज़ बोली गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्टेट को पॉलिसीज बनाते वक्त इसका ध्यान रखना चाहिए. द DPSP ऑफ द स्टेट पॉलिसी एम्बॉडी द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेट अंडर द रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी सही है एक तरह से कि रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी DPSP को ध्यान में रख के काम करना चाहिए. द DPSP हैज़ प्रिसीडेड ये प्रिसीडेंस फंडामेंटल राइट इन केस ऑफ द ओवर द फंडामेंटल राइट. ये गलत है. DPSP को कभी भी फंडामेंटल राइट से ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी गई. फंडामेंटल राइट एट मोस्ट इंपॉर्टेंट के सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आप जा सकते हो फंडामेंटल राइट ब्रीच होने के लिए. ये और देखो जो DPSP है वो तो जस्टिफेबल भी नहीं है, कोर्ट में भी नहीं जा सकते इसके लिए. तो जो फंडामेंटल राइट पे कैसे प्रीसीड करेगी, तो ये तो एकदम ही गलत है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी. थोड़ा सा भी कॉमन सेंस भी कोई लगाए ना तो आंसर आ जाएगा. द DPSP ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर नॉट इन्फोर्सिबल. ये चीज़ सही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी. नेक्स्ट करते हैं. ये देखो यहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल मैंने बता दिया था, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मैंने शायद ये लगा दिया, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ठीक है, देखो मैक्स वेबर कौन थे? जर्मन सोशलॉजिस्ट थे. उन्होंने एक साइंटिफिक थ्योरी दी थी. साइंटिफिक थ्योरी मतलब सोशल साइंटिफिक थ्योरी दी थी. उन्होंने बोला था ब्यूरोक्रेसी इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स. ये चीज़ इसका सही है. इनकी जो आइडियल थ्योरी थी ना, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को आउटलाइन किया था स्ट्रक्चरल बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हायरार्की हो, डिवीजन ऑफ लेबर हो, फॉर्मल रूल्स हो, प्रोसीजर हो, इम्पर्सनल रिलेशनशिप हो. ठीक है, it is a general model for efficient and rational organization and administration of task. इन्होंने ऐसा बात करी थी कि ब्यूरोक्रेसी इज अ बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर मैक्सिमम एफिशिएंसी में काम करने के लिए ब्यूरोक्रेसी का होना बहुत ज़रूरी है. इन्होंने कुछ 6 कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी. फिक्स्ड जुडिशियल एरिया मैनेज बाय रूल्स एंड लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन, हायरार्की होनी चाहिए ग्रेड्स की, ग्रेडेड अथॉरिटी की लोअर ऑफिसर टू हायर ऑफिसर. पहला समझा देती हूँ. पहला मैं बोला कि एक एरिया के अंदर जुडिशरी फिक्स होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे हाई कोर्ट अपने अपने स्टेट्स को देखते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर सेशन कोर्ट्स होते हैं सबसे नीचे, फैमिली कोर्ट्स होते हैं, उनका एरिया डिस्क्राइब होता है. ठीक है, तो वो चीज़ होती है. दूसरा बोला कि हायरार्की होनी चाहिए लोअर ऑफिसर से हायर ऑफिसर. मैनेजमेंट होना चाहिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही मैनेजमेंट होना चाहिए सब कुछ. जो ऑफिशियल्स हो रहे हैं उनको एक्सपर्ट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको. फुल टाइम वर्किंग होनी चाहिए ऑफिशियल्स की. ऐसा नहीं कि आप पार्ट टाइम जॉब दे दो 6 महीने के लिए उनको भगा दो. ठीक है, तो मैनेजमेंट को ये सारे रूल्स और फॉलो करनी चाहिए. ये 6 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की बताई थी. किसने? मैक्स वेबर ने. और वो कौन थे? जर्मन के सोशलॉजिस्ट थे. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 49. which one of the following are the defining features of the liberal democracy? इनमें से कौन से लिबरल डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द फॉर्मर यूजुअली लीगल रूल्स. लिबरल डेमोक्रेसी में ये चीज़ हो सकती है. गारंटी ऑफ सिविल लिबर्टी और इंडिविजुअल राइट्स. ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है. इट इन्वेस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पोटेंशियली अनलिमिटेड पावर. यहाँ पे एक तो लिबर्टी है, लिबरल है डेमोक्रेसी, और उसमें अनलिमिटेड पावर है पॉलिटिकल अथॉरिटी के पास. ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पे तानाशाही आ जाएगी. ठीक है, तो थर्ड तो नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि सब में ही थर्ड है. इसमें भी थर्ड, इसमें भी थर्ड, तो ये गलत और ये गलत. आंसर इज 1 and 2. तो ये ठीक है, ये चीज़ हो गया. ये वाला हिंदी में थे. चलो वो वाले क्वेश्चंस में ये दिख रही थी कि ये अपन ने कर लिए ना मैक्स वेबर. ठीक है, चलो अब एक बार इसमें आते हैं. फिटोफाइट्स आर द प्लांट अडेप्टेड टू ग्रो ऑन. किस में ग्रो करते हैं? फिटोफाइट प्लांट्स होते हैं जो एरिड कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह हो गया. इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे पानी नीचे चला जाता है, वाटर टेबल जो जा रही होती है वहाँ से वो वाटर्स को एब्जॉर्ब कर सके. तो ये नॉर्मली कहाँ पे पाए जाते हैं? एरिड एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा था कि सिलेंटेरेटा निडेरा जो होता है ऑर्गेनिज्म कौन सी चीज़ को बिलोंग करता है? तो ये जो है हाइड्रा और सी एनीमोन को बिलोंग करता है. देखो सैक लाइक एनिमल होते हैं, इनकी सिमेट्रिकल बॉडी होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनकी प्रेजेंट होती है इनकी इनलेट और आउटलेट के लिए. रिप्रोडक्शन मोड इनका आसेक्सुअल होता है, जिसमें हाइड्रा, कॉलरा और जेलीफिश होती है. ठीक है, तो हमसे पूछा गया इसका क्या है, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? हाइड्रा और ऑप्शन सी. लेकिन बाकी जो है बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं. प्लेनेरा और लिवर फ्लू क्या होता है?
ये इस वाले को बिलोंग करते हैं, आई डोंट नो। सी अर्चिन और सी कुकुम्बर को उसको इक्नोडर्मा डरमेटा, और हाइड्रा और सी एनो ये तो अपने पढ़ दिया, निडेरा, और यूक्लिप्टा और साइन कौन पॉरीफेरा को। मेरा बायोलॉजी का थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इग्नोर मार देना, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। 51 भी हो गया। अब आगे चलते हैं। एपिडर्मल सेल ऑफ द प्लांट रूट्स इंक्रीज देयर अब्जॉर्प्शन सरफेस बाय हैविंग। जो एपिडर्मल जो होते हैं ना सेल्स होते हैं ना, वो प्लांट रूट्स में होते हैं और वो अब्जॉर्प्शन कर देते हैं सरफेस। वो ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे वो चीज़ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं, तो उसका आंसर आएगा रूट हेयर्स, ठीक है। रूट हेयर्स आपने देखा होगा कि गाजर वगैरह की भी आपने देखा होगा, नॉर्मली गाजर भी आती है उसमें से ऐसे धागे से निकल रहे होते हैं, क्योंकि वो अंदर होती है, सॉइल के अंदर होती है। और नॉर्मली जो रूट्स होती है ना उसमें से छोटे छोटे से हेयर्स निकले हुए होते हैं, ऐसे रूट्स हैं उसमें से ऐसे छोटे छोटे से हेयर्स निकले हुए होते हैं। ये सॉइल और यहाँ से ऐसे अपना प्लांट निकल रहा है, तो ये इसके अंदर ये जो रूट हेयर्स होते हैं ना ये हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल होते हैं और वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया। और फिर अब दूसरी चीज़ ये बताएं, देखो स्टोमेटा तो हमें पता है, स्टोमेटा कहाँ पे होता है, लीव्स के अंदर होता है। ओपनिंग्स होती है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए काम कर रही होती है, ठीक है। इनको ओपनिंग और क्लोजिंग किससे होती है, इनकी गार्ड सेल से होती है। और फिर एक और हमारे पास बचा स्केल्स, तो ऊपर की जो सरफेस पे होती है, जो उसकी ब्रांच जो तना होता है, तने पे जो स्केल होती है वो चीज़ होती है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ स्केल का क्या पर्पस होता है। आपने नीम का ट्री देखा होगा, नीम पे ऐसे ना छाल, जिसको हम हिंदी के अंदर छाल बोलते हैं, ये जो छाल होती है ना इसका क्या पर्पस होता है, ये जो ट्रंक होता है ना इसको डिहाइड्रेट होने से बचाती है। ये जो छाल होती है ना आपने देखा होगा कि इसके नीचे अगर कोई ऐसा प्लांट दिखा होगा तो ये जो नीम, चलो नीम का एग्जांपल ले लो, नीम को अगर आप इसकी सब पूरी छाल वो कर दोगे ना तो ये जो ट्रंक से ना सारा पानी जो होगा वो एवोपरेट हो जाएगा और ये ना पूरा डिहाइड्रेट हो जाएगा और लीव्स तक पानी नहीं पहुंचेगा। तो जो स्केल्स होती है ना इनका काम होता है कि इसको डिहाइड्रेट होने से रोकना इस प्लांट को। फिर हमें पास स्केल्स का पता चल गया, रूट हेयर का पता चल गया, स्टोमेटा का पता चल गया। अब लास्ट ऑप्शन बचा है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस क्या होता है, एक सेपरेट लेयर होती है जो कि वस्कुलर टिश्यू जो कि सेपरेट करती है स्टेल और ग्राउंड टिश्यू को। ये मॉनिटर करती है मूवमेंट्स ऑफ द मिनरल्स इन द रूट। यानी इंडोडर्मिस का सबसे बड़ा मेन पर्पस क्या होता है कि ये जो मिनरल्स होते हैं ना रूट्स के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट या फिर उसका मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मैंने चारों ऑप्शन बता दिए, लेकिन हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या है हमारा बी। याद रखना, इन फ्यूचर पूछ लें, क्या पता। अब दूसरा बात हमसे पूछा गया है कि क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिव यूज एज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल इट कंटेन्स। जो क्वार्ट्ज होता है वो उसको अपन ऐसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अगर इनको जो सबसे इसको अंदर मैकेनिकल स्ट्रेस के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको अगर आप मैकेनिकल स्ट्रेस के अंदर रखोगे ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स है जैसे क्वार्ट्ज है, लेड, जिरकोनेट, टाइटेनियम है। क्वार्ट्ज इज अ मिनरल डिपॉजिट। और हमसे ये पूछा गया कि क्वार्ट्ज किससे बना होता है ना, क्वार्ट्ज में क्या कंटेन है, तो क्वार्ट्ज में क्या कंटेन है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। इसमें फ्रेमवर्क होता है SiO4 का, सिलिकॉन और ऑक्सीजन टेट्राहेड्रॉन होता है जिसके अंदर ये तो फॉर्मूला वगैरह दे रखा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन पूछा है। अगर ऑप्शन में ऑक्सीजन होता तो हम ऑक्सीजन भी टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ वाटर यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग के लिए क्या चीज़ यूज़ करी जाती है, तो यहाँ पे देखो दो टाइप के होते हैं। हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर क्यों होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन होती है जिसके कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फाइड होते हैं, किसके, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। इसके कारण वाटर जो होता है हार्ड होता है, हार्ड वाटर कहलाता है, वो पीने लायक नहीं होता, ठीक है। अब सॉफ्टनिंग कैसे करी जाती है, आयन एक्सचेंज मेथड से करी जाती है। इसके अंदर Ca मैग्नीशियम आयन्स को एक्सचेंज करा जाता है किसके साथ, Na और H आयन के साथ, यानी सोडियम के साथ। यानी ये देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा जाता है जिसे हम बोलते हैं कैलगॉन, ठीक है। तो ये और हार्नेस डिस्टिलेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा भी वो करी जाती है। तो इसका हमें कैलगॉन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, Na6P6O18, Na6P6O18, दैट इज आंसर इज सी, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, कैलगॉन का फॉर्मूला पूछ लिया है इस बार। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ मैंने 56 में कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है ना। अपन ने कौन से करे थे 56, क्योंकि ये छूट जाते हैं ना फिर मेरे को ध्यान नहीं रहता, इसलिए मैं जनरली एक पेज पे जितने क्वेश्चन होते हैं वो एक साथ करा के आगे बढ़ती हूँ। अब आते हैं इफ़ द फॉर्मूला ऑफ द सोडियम सॉल्ट, ये 57, 58, 59, 60, 61।
59 है, 59 अपन देख लेते हैं, फिर 56 के स्क्रीनशॉट से देखते जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग का कौन सा एग्जाम्पल? प्राइस सीलिंग मतलब समझते हो, सीलिंग मतलब किसी भी चीज़ को पैक करना, पैक करना मतलब उस पर एक लिमिट लगा देना। तो हमसे पूछा गया है फेयर चार्जेस बाय फेयर, जो एयरलाइंस के चार्जेस होते हैं वो कभी भी वेरी करते रहते हैं। एक फ्लाइट किसी ने बुक करती है 14,000 में, एक करता है 20,000 में, तो वो टाइम के हिसाब से वेरी करती जाती है। प्राइस प्रिंटेड ऑन अ बिस्किट पैकेट, अगर बिस्किट पैकेट पे 10 रुपये लिखे हैं तो वो 10 रुपये में बिकेगा ऑल इंडिया। कुछ लोग रेलवे स्टेशन वगैरह पे या फिर कहीं देखोगे तो 10 रुपये, आपको इमरजेंसी होती है तो 20 रुपये में बेच देते हैं, लेकिन MRP से ज़्यादा मत देना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द किंग, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स नहीं होता कभी भी, और मैक्सिमम मिनिमम वेज फिक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट वो भी फिक्स नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले 56, 57, 58 और 61 तक। If a formula of the sodium salt of an anion X is N2X, the formula for the aluminium salt will be। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। ठीक है, तो 1 वैलेंसी है सोडियम की, तो 1 एटम जो होगा वो किससे कंबाइन होगा? 2 एटम ऑफ Na, क्योंकि उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। तो वैलेंसी होता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, तो वैलेंसी देखो, वैलेंसी ऑफ X क्या होगी? 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू 1, उसकी वैलेंसी 1, क्योंकि वैलेंसी 1 होनी चाहिए ना एटम कंबाइन होने के लिए। X, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 2। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर एल्यूमिनियम, वैलेंसी कितनी है उसकी? 3, X उसके एटम है, तो ये क्या बनेगा? Al2X3। In a closed economy with no tax, if the marginal propensity of the consumer is always 0.90, then the value of the multiplier will be। मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला होता है, ये किसने दिया है ये एक बार देख लेते हैं कि the percentage of the additional income that is spent on the consumption is known as the marginal propensity to the consumer। यानी कि कितनी ज़्यादा एडिशनल इनकम हो रही है जो वो अपनी स्पेंड कर रहा है कंजम्पशन पर, वो उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोपेनिसिटी ऑफ द कंज्यूमर। इसका फॉर्मूला होता है ये मल्टीप्लायर माइनस 1 MPC, 1 माइनस MPC की वैल्यू यहाँ पे 0.90 दे रखी है, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई? 10। 10 का है ऑप्शन ए में, तो 57 का आंसर क्या हो गया? ए। 58 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू केनेजियन थ्योरी, द स्लोप ऑफ द एग्रीगेटेड कंजम्पशन कर्व अगेंस्ट इनकम इज। एग्रीगेट कंजम्पशन क्या होता है? एग्रीगेट और अगेंस्ट इनकम क्या होती है? एग्रीगेट मतलब होता है टोटल कंजम्पशन कितना हो रहा है, एग्रीगेट मतलब किसी का भी सम। ठीक है, ये चीज़ होती है। और जो इसका जो सम जो आता है ना एग्रीगेट कंजम्पशन का इनकम के हिसाब से, वो पॉजिटिव होता है। क्यों होता है इस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। एग्रीगेटेड कंजम्पशन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एग्रीगेटेड नेशनल इनकम पे। जब वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है तो, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पीपल के पास जितना ज़्यादा मनी होता है, जितना ज़्यादा मनी होगा उतनी ज़्यादा उनकी, जितना ज़्यादा उनकी इनकम होगी, ऐसे समझो, जितनी ज़्यादा उनकी इनकम होगी उतना ही ज़्यादा उनका कंजप्शन बढ़ेगा। कंजप्शन बढ़ेगा मतलब उतना ही ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मेरे पास 100 रुपये की इनकम है तो मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं 100 रुपये का बजट देखूंगी। अब मेरे पास अगर मेरी इनकम हो गई 10 लाख, तो 10 लाख अगर मेरी इनकम है एक महीने की, तो मैं 10 लाख के हिसाब से अपने आप को, मैं इतना बड़ा घर लूँगी, ये लूँगी। अगर मैं 100 रुपये है तो 100 रुपये में मुझे खाना भी नहीं मिल पाएगा 2 टाइम का ना, 2 टाइम का खाना बस मुश्किल से, रहने खाने के लिए फुटपाथ पे रहना पड़ेगा अगर 100 रुपये इनकम है किसी पर्सन की। अगर उस पर्सन की 10 लाख की इनकम है पर महीने की, तो वो क्या करेगा? उसके पास अच्छा सा मकान खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, BMW या फिर ऑडी, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी, और खाना भी बहुत अच्छा खाएगा, प्रोटीन वगैरह खाएगा, डाइट का ध्यान रखेगा। तो जितना ज़्यादा कंजप्शन बढ़ेगा उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा कंजप्शन भी बढ़ता है। तो इस ये दोनों डायरेक्टली रिलेशन है और इनका पॉजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि इनकम बढ़ने से इनका कंजप्शन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ऑप्शन इज ए। तो ये वाला हमारा हो गया है। 59 वाला क्वेश्चन था, ये हमने देख लिया ऑलरेडी। अब उसके बाद आते हैं 60। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड्स टू इकोनॉमी विच इज ऑन इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अ कर्व दैट शोज अ रिलेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ द टू कमोडिटीज इन एन इकोनॉमी विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। इसका मतलब ऐसा होता है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आप 2 कमोडिटीज़ को बना रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको कैसे समझाऊँ इसका, लिमिटेड रिसोर्सेज, हाँ, जैसे आयरन है, लोहा है, लोहा आपके पास थोड़ा सा ही है। अब आपको उससे साइकिल, बाइसाइकिल भी बनानी है, ठीक है, या फिर मैं बोल देती हूँ आपको आयरन की रॉड्स या फिर आयरन गेट बनाना है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें लेती हूँ, आयरन का गेट बनाना है और आपको
आयरन के यूटेंसिल्स बनाने, लोहे के बर्तन बनते हैं ना, वो बनाने। अब लिमिटेड रिसोर्स हैं, लेकिन आपके पास जो आयरन है वो लिमिटेड है, आपके पास सप्लाई एकदम लिमिटेड है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इस चीज़ को कहते हैं जब ये रिलेशन शो करेगा कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, और आप जो कमोडिटीज़ दो बना रहे हो उनके बीच में क्या रिलेशन है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब इसका क्या मतलब हो गया, अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे ये चीज़ तो हमें पता चल गई, लेकिन अब एक और चीज़ भी हम ये कह सकते हैं ना, अगर मैं आयरन गेट बना रही हूँ, किसी मुझे सप्लाई आ गई 50 आयरन गेट मुझे सप्लाई करने, तो मुझे वहाँ पे आयरन यूटेंसिल्स में घटाना पड़ेगा आयरन। सपोज मेरे पास यहाँ पे 50 kg आयरन है, ठीक है। अब मुझे आयरन गेट 50 का ऑर्डर आ गया, तो मैं 1 kg का भी एक आयरन का गेट बनाती हूँ छोटा वाला, तो मुझे आयरन यूटेंसिल्स में वो कंजप्शन घटाना पड़ेगा। अगर मुझे आयरन के बर्तन बनाने का ज़्यादा ऑर्डर आ गया तो आयरन गेट को कम करना पड़ेगा, यही चीज़ करनी पड़ेगी ना। तो अब यहाँ पे देखो, हमको थोड़े से ऑप्शंस को पढ़ते हैं कि ऑप्शंस हमें क्या कहते हैं। द इकोनॉमी हैज़ टू सैक्रिफाइस सम प्रोडक्शन ऑफ द वन कमोडिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द अनदर कमोडिटी। ये रहा आंसर, फर्स्ट में मिल गया। सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है ना, आयरन गेट 50 बनाने हैं तो आयरन यूटेंसिल्स नहीं बना सकते। आयरन यूटेंसिल्स अगर आपको बहुत ज़्यादा डिमांड में बनाने हैं तो आयरन गेट नहीं बना सकते, क्योंकि सोर्स तो मेरे पास लिमिटेड ही है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो ये है कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या चीज़ होता है। ये चीज़ पता होगी तो उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, 61 कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु कॉइन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट। किसने दिया था पैराडॉक्स ऑफ द थेफ्ट, किसने दिया था, थ्रिफ्ट, सॉरी, ये दिया था जॉन मेनार्ड कीनीज, आई डोंट नो की, ये तो की होगा, नीस जो भी है, ठीक है। सी। देखो इसका मतलब ये क्या कहता क्या है, इसका मतलब है कि इंडिविजुअल ट्राई टू सेव मोर ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिसेशन विच एसेंशियली लीड टू फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड एंड hence in the economic growth. Such situation is harmful for everybody. Investments give lower returns than normal. ये चीज़ मैं समझा देती हूँ सिंपल लेमन लैंग्वेज में। मैंने ये चीज़ पढ़ी थी बट एक बार मैंने वापस से रीड कर ली। देखो ये चीज़ क्या होती है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रेफ्ट क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल जब रिसेशन आता है यानी कि जैसे अभी कोविड आया था, कोविड का एग्जांपल नहीं दे सकती, रिसेशन समझ लो, अमेरिका नहीं, इकोनॉमी 1991 में अपन थे नहीं, तो देख लेते हैं जब रिसेशन था। एक्चुअली में जब भी रिसेशन, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, रिसेशन जब भी आता है ना, रिसेशन आ रहा है यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है। रिसेशन है, लोगों को ज़रूरत नहीं है, उतने वैल्यू नहीं है, उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है किसी भी चीज़ का, तो लोग खरीदने की जगह सेव करना ज़्यादा समझते हैं कि हमें जितनी वैल्यू, हमें जो चीज़ की जितनी वैल्यू चाहिए थी उतनी वैल्यू नहीं मिल रही, तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को सेव कर लेते हैं। जब वो पैसा सेव करना शुरू करेंगे, खर्च कम करेंगे तो उनकी डिमांड जो है, कंजप्शन कम होगा तो डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ कम होगी। तो यही चीज़ होती है, ये चीज़ दी थी इन्होंने, और इस चीज़ को ऐसे समझाया था कि जब भी रिसेशन आएगा ना तो लोग सेव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको उसकी इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी, और वैल्यू नहीं मिलेगी तो कंजप्शन कम, खर्च ही नहीं कर रहे तो कंजप्शन भी नहीं हो रहा, कंजप्शन नहीं हो रहा तो डिमांड नहीं है, और डिमांड नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इकोनॉमिक की ग्रोथ जो होगी, GDP जो होगी वो नीचे जाने लग जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे आगे, इसके बाद में नेक्स्ट